Hello everyone and welcome to PW कॉमर्स वाला क्लास 11th। वेलकम टू द स्पेस कॉमर्स बैच, जिसमें हम सारे टीचर्स आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं वन शॉट सीरीज, एक शॉट में चैप्टर खत्म। स्वागत है आपका दोस्तों एक बार फिर से पीडब्ल्यू कॉमर्स वाला की इस वन शॉट वीडियो में। मेरा नाम है शिवम लोटवानी और आज मैं एक ऐसा चैप्टर आपको कवर करवाऊंगा जो एक कंप्लीटली थ्योरी बेस्ड चैप्टर है और उसमें आप अपने मार्क्स खूब भर भर के मार्क्स कटवाते हो, भर भर के मार्क्स कटते हैं आपके उसके अंदर। क्योंकि अकाउंटिंग के अंदर, अकाउंटेंसी के अंदर जब हम अकाउंटिंग इक्वेशन पे खेल रहे होते हैं, जर्नल पे खेल रहे होते हैं, लेजर बना रहे होते हैं, कुछ भी प्रैक्टिकल अगर हम कर रहे होते हैं तो हमारा पेन चलता है, तो हमारा मन लगा रहता है। लेकिन स्टार्टिंग में जब हम किताब उठाते हैं तो शुरू में 2 3 4 चैप्टर जो है वो कंप्लीट थियरी वाले चैप्टर्स हैं, उसमें पढ़ने वाली चीजें हैं, उससे आप बोर हो जाते हो और बोर होने के चक्कर में आप उसे कर देते हो स्किप। स्किप करने के बाद आपके कट जाते हैं नंबर। ऐसा नहीं करना बेटा। मेरी एज योर एल्डर ब्रदर ये कोशिश रहेगी इस वीडियो के अंदर कि मैं थोड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से, थोड़े से फन मोड में आपको चीजें पढ़ाने की कोशिश करूं, सो दैट थ्योरी कहीं ना कहीं आपके दिमाग में सेट होके बैठ जाए। मेरा वादा है अगर इस वीडियो के अंदर आप एंड तक बने रहते हो तो कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो आप कभी बाद में भूल पाओगे, ये मेरा वादा है। तो दोस्तों ज्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करूंगा, स्टार्ट करूंगा आप अपने इस वन शॉट सेशन को जिसका नाम है थियरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। मेरा नाम मैंने आपको पहले भी बता दिया, शिवम लोटवानी। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं थियरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। अब मैं फॉर्मली थोड़ा सा बताना शुरू करता हूं थियरी बेस क्या है असल में। बेटा जो भी आप प्रैक्टिकल में करते हो उसके पीछे कुछ ना कुछ रूल होता है ना, तभी तो आप प्रैक्टिकल में कुछ कर रहे हो। एक छोटी सी चीज अगर मैं आपको बताऊं, जब आप अकाउंटिंग की क्लास लेते हो, डे वन जब बच्चा आता है तो डे वन में उसको बोलता हूं कि भाई बिजनेस के अंदर जितनी भी एसेट्स होंगी वो हमेशा इक्वल होंगी कैपिटल प्लस लायबिलिटीज के। वो कहता है ठीक है भैया, आपने कह दिया, मान लेता हूं, मान लेता हूं। अच्छा, इस इक्वेशन को अपन क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग इक्वेशन बोलते हैं। लेकिन ये डबल डबल क्यों खेल रहे हैं हम? अगर मेरे बिजनेस में एसेट्स है 5 लाख रुपए की और मेरे बिजनेस की कैपिटल और लायबिलिटीज का सम भी है 5 लाख रुपए, तो क्या टोटल 10 लाख रुपए का माल आ गया क्या मेरे बिजनेस के अंदर? नहीं दोस्त, इसके पीछे कुछ कारण है, कुछ ना कुछ लॉजिक है इसके पीछे कि मैं डबल डबल चीजें लिख रहा हूं, एसेट्स भी लिख रहा हूं, कैपिटल और लायबिलिटीज को भी लिख रहा हूं। अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर करते समय ऐसा क्यों होता है कि मैं एसेट्स में अलग अलग एसेट्स का सेक्शन खोलता हूं? मैं कैश के लिए एक सेक्शन ओपन करता हूं, बैंक के लिए, मशीनरी के लिए, फर्नीचर के लिए अलग अलग सेक्शंस ओपन करता हूं। लेकिन अगर कोई खर्चा होता है, अगर मैं रेंट पे करता हूं, तो मैं सीधा उसको कैपिटल में से माइनस कर देता हूं। क्या इसके पीछे कोई कारण है? मैं ऐसा क्यों करता हूं कि मैं तमाम एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाता हूं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम? क्यों करता हूं मैं ऐसा? और क्यों मैं जब माल बेचता हूं किसी को उधार के बेसिस पे, बेशक उस पर्सन ने मुझे पैसे नहीं दिए, फिर भी मैं उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता हूं और उस पर्सन को मैं डेटर के नाम पर शो करता हूं अपनी एसेट साइड में? मैं ऐसा क्यों करता हूं कि हर साल के खत्म होने पर अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को बनाता हूं, फाइनल अकाउंट्स बनाता हूं, प्रॉफिट और लॉस का पता लगाता हूं? कुछ ना कुछ तो इसके पीछे कारण होता होगा ना। तो इसके पीछे जो भी कारण है आज की इस वीडियो में उसको हम पैक कर देंगे। दोस्तों आ जाओ, जुड़ जाओ, वीडियो को एंड तक देखना है, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, दरखास्त है। और बीच में अगर कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट करके बता सकते हो, मैं या मेरी टीम पीछे से आपको उसका जवाब दे देगी। ठीक है, वैसे तो मेरी कोशिश ये रहेगी कोई कोई डाउट आए ही ना आपको। ओके क्यूटी, चलें पढ़ाई करें। चलो भाई, आज का जो गोल है हमारा, उसमें मैं क्या कवर करवाने वाला हूं एक बार उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। क्योंकि गोल से हमें भटकना नहीं है, लक्ष्य से नहीं भटकना है, क्योंकि लक्ष्य तो हर हाल में पाना है। चलो भाई, तो आज के गोल में अकाउंटिंग की अजम्पशंस पढ़ेंगे हम। अजम्पशंस का मतलब हिंदी में पता है ना, अज्यूम करना, मानना, मान के चलना। तो क्या अकाउंटिंग में भी हमें कुछ पहले से मान के चलने को है क्या? हाँ है, वो बताऊंगा। प्रिंसिपल्स बताऊंगा भैया अकाउंटिंग के, जिन्हें हम गैप भी बोलते हैं। प्रिंसिपल्स बताऊंगा आपको अकाउंटिंग के, जिन्हें हम गैप बोलते हैं। उसके बाद मैं आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का ज्ञान दूंगा। फिर मैं आपको अकाउंटिंग के बेसिस बताऊंगा। 2 तरीके से अकाउंटिंग होती है ना, उसका बेसिस बताऊंगा मैं आपको। ये मेरा आज का गोल है, मेरा और आपका आज का गोल है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या है ये गैप गैप? ये गैप गैप क्या है?
गैप का मतलब होता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। मैं अकाउंटिंग अपने तरीके से कर रहा हूं अपनी कंपनी में, इंडिया के अंदर ही, और आपकी कंपनी भी इंडिया के अंदर ही है, लेकिन आप अकाउंटिंग कोई दूसरे तरीके से कर रहे हो, तो आपका और मेरा कंपैरिजन तो कभी हो ही नहीं सकता। हम दोनों ने रेस लगाई, मैं दौड़ रहा था पर तुम घोड़े पर सवार थे और फिर तुम जीत गए, ऑफ कोर्स। तो क्या यह कंपैरिजन वैलिड है? क्या यह कंपैरिजन वैलिड है? एक स्विमिंग पूल के अंदर हमने दो जानवरों को फेंक दिया, जिसमें एक था डॉग और एक थी मछली, ऑफ कोर्स मछली जीत गई। यह कंपैरिजन वैलिड है क्या? कंपैरिजन वैलिड तब होता है जब चीजें स्टैंडर्ड फॉर्म में हो, दोनों का पलड़ा इक्वल हो, कुछ ना कुछ स्टैंडर्डाइजेशन फॉलो हो रहा हो, तब वो कंपैरिजन वैलिड होता है बेटा। तो कंपैरिजन को वैलिडेट करने के लिए, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को बेहतर तरीके से बनाने के लिए कुछ सिद्धांतों को हमें फॉलो करना पड़ता है, और उन सिद्धांतों को ही हम बोलते हैं प्रिंसिपल्स। और ये प्रिंसिपल जनरली एक्सेप्टेड हैं वर्ल्ड वाइड। देश दुनिया के अंदर जहां पर भी अकाउंटिंग हो रही है, वहां पर इन प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जा रहा है। इसलिए दीज प्रिंसिपल्स आर कॉल्ड जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, GAAP, गैप। बात समझ में आई कि नहीं आई? देखो इधर, इन ऑर्डर टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी, यूनिफॉर्मिटी मतलब सेम तरीके से अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन होते रहें ईयर आफ्टर ईयर, डेकेड्स आफ्टर डेकेड्स। In order to maintain uniformity and consistency in accounting records, certain rules or principles have been developed which are generally accepted by the accounting profession. मैंने बताया था ना, कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ सिद्धांत, जिन्होंने अकाउंटिंग बनाई उन्होंने कुछ सिद्धांत भी बनाए, और हम जो अकाउंटिंग फॉलो करते हैं वो डबल एंट्री अकाउंटिंग है ना। उसका भी रीजन है कुछ ना कुछ, वो भी आपको इस वीडियो में सब कवर हो जाएगा, सब ठीक है। So, these principles have been developed which are generally accepted by the accounting profession. These rules are called by different names such as principles, concepts, conventions, postulates, assumptions या फिर modifying principles. जो मैं आज की क्लास में प्रिंसिपल्स कवर करवाऊंगा उनको ना सिर्फ प्रिंसिपल्स बल्कि पॉस्टुलेट्स, अजम्पशंस, कंसेप्ट्स, ये सब भी कहा जाता है। ठीक है, ये इनके पर्यायवाची शब्द हैं। क्या हो गया, मेरे को फंबल कर रहा हूं मैं आज। ठीक है भाई, चलो स्टार्ट करते हैं। तो भैया सबसे पहला जो प्रिंसिपल मैं आपको बताने जा रहा हूं उसका नाम है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ये मैंने पहले की वीडियो में भी बताया है, शायद अकाउंटिंग इक्वेशन वाली मेरी वीडियो थी जिसके अंदर मैंने इस कंसेप्ट के बारे में बात की है। एक बार फिर से कर लेते हैं यार, ठीक है। तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट या फिर सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट या फिर सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट भी हम इसको बोलते हैं। क्या कहता है ये सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट? सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि बिजनेस और उसका ओनर एक दूसरे से अलग है, सेपरेट है, डिस्टिंक्ट है, अलग अलग दोनों की पहचान है। अच्छा, तो फिर हम जो अकाउंटेंट है, मैं कौन हूं? मैं ना तो दुकान हूं ना मैं दुकानदार हूं, मैं तो काम करता हूं उस दुकान के अंदर, अकाउंटिंग करता हूं। तो मैं अकाउंटिंग किसके पर्सपेक्टिव से करूंगा, किसके पीओवी से करूंगा मैं अकाउंटिंग, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अकाउंटिंग करूंगा? दोस्तों मैं पॉइंट ऑफ व्यू यूज करूंगा इसका। यह आपको एग्जाम्पल दिख रहा है, ये टेस्ला का मालिक है, एलॉन मस्क नाम है इसका, बहुत गरीब आदमी है बेचारा, और ये इसकी कंपनी। तो इसकी कंपनी और ये जो मालिक है, इन दोनों को हम अकाउंटिंग के अंदर अलग अलग मान के चलते हैं, और अकाउंटिंग के अंदर जो हम रिकॉर्ड्स मेंटेन करेंगे वो टेस्ला के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, ना कि एलॉन मस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये दोनों एक दूसरे से अलग हैं, सेपरेट हैं, ऐसा हमें मानना पड़ेगा, तभी हमारी डबल एंट्री अकाउंटिंग साबित होगी। समझ में आ गई बात? तभी हमारी अकाउंटिंग चल पाएगी अगर हम इन दोनों को अलग अलग मान के चलेंगे तो। यह प्रिंसिपल ही कारण है कि हम एसेट्स को एक तरफ रखते हैं और हम कहते हैं एसेट्स आर इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। सर एसेट्स किसकी? बेटा एसेट्स दुकान की होती हैं, बिजनेस की होती हैं। एसेट्स होती हैं बिजनेस की। सर कैपिटल किसकी? बच्चे कैपिटल ओनर की होती है। तो मैंने दोनों को अलग अलग रखा है ना, अलग अलग इसीलिए रखते हैं हम
क्योंकि हम ये कंसेप्ट फॉलो करते हैं जिसको हम बोलते हैं बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट या सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। समझ में आई बात? आइए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इस कंसेप्ट के बारे में। द कंसेप्ट ऑफ बिजनेस एंटिटी अज्यूम्स, ये मान के चलना है, हमें मान के चलना है। पीछे बताया था ना, प्रिंसिपल्स को अजम्पशंस भी कहते हैं, है ना गोलू आज बेटे? तो द कंसेप्ट ऑफ बिजनेस एंटिटी अज्यूम्स दैट बिजनेस हैज अ डिस्टिंक्ट and separate entity from its owners. It means that for the purpose of accounting, the business and its owners are to be treated as two separate entities. अकाउंटिंग करने के पर्सपेक्टिव से, अकाउंटिंग करने के पर्सपेक्टिव से हम दोनों को अलग अलग मानेंगे। आपके पड़ोस में जो परचून की दुकान है उस पे एक लाला बैठता है सफेद कलर की बनियान पहन के, तो लाला और उसकी दुकान एक ही बात है, वो तो एक ही है। लेकिन अकाउंटिंग करने के पर्सपेक्टिव से, अकाउंटिंग जब हम करने बैठ जाएंगे तो हम लाला को और उसकी दुकान को अलग अलग मान के चलेंगे। समझ में आई बात? आगे चलो अब। तो भैया, द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग होगी, भाई ने आपको पहले भी बता दिया। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग होगी, ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग नहीं होगी। ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग नहीं होगी, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। शायद यही वो रीजन है जिसकी वजह से ओनर अगर कभी भी ड्राइंग करता है तो हम उसकी कैपिटल में से माइनस कर देते हैं। ओनर अगर घर से और कैपिटल लाता है, एडिशनल कैपिटल, तो हम उसकी कैपिटल में प्लस कर देते हैं। यही रीजन है उसका। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट इज द रीजन कि हम ऐसा क्यों करते हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने पेस कॉमर्स के अंदर जो वीडियोस अपलोड करना शुरू करा हमारी टीम ने, उसमें पहले हमने थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल बता दिया। क्योंकि पहले अगर हम थ्योरी पढ़ाने बैठ जाते और साथ में आपको उसका प्रैक्टिकल नहीं मिल पाता तो आप चुलबुला जाते, बौखला जाते, बबला जाते। ठीक है, तो पहला प्रिंसिपल अच्छे से समझ में आ गया जी? हाँ, कुछ बच्चे, मुझे पता है कि एक वीडियो स्टार्ट तो करते हैं लेकिन कुछ टाइम के बाद उनको एहसास होता है कि नहीं यार, ये बहुत ज्यादा पढ़ाई हो रही है जीवन के अंदर, फिर कोई फनी वीडियो निकाल लगा के बैठ गए या गाना वाना लगा के बैठ गए। दोस्तों, ऐसे नहीं करना है आपको। आपको जो अपना टाइम है ना, जो आपको अपना स्क्रीन टाइम है, स्क्रीन टाइम आपको अच्छी चीजों में लगाना है। ठीक है, अच्छी चीजों में स्क्रीन टाइम लगाओ। भजन कीर्तन में नहीं बोल रहा मैं, अच्छी चीजों का मतलब है पढ़ाई। अभी फिलहाल के लिए तुम्हारा कर्म क्या है? कर्म ही धर्म है बेटा, अभी फिलहाल के लिए तो तुम्हारा अभी कर्म क्या है? पढ़ाई करना। तो अगर अब YouTube खोल ही रहे हो तो आप अपने आप को एम्प्लॉय कर दो एक ऐसी चीज में जिससे कुछ इनपुट आए। और भी कोई वीडियो अगर खोल के बैठते हो आप YouTube पे तो कुछ वहां से आपको सीख मिलनी चाहिए। ठीक है बेटा, सीख मिलनी चाहिए आपको। ये समझ में आया बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट? पक्की बात है? अल्फा लिख दो फटाफट से कमेंट में अगर समझ में आ गया तो। अगला कंसेप्ट, अगला कंसेप्ट असल में कंसेप्ट भी है बल्कि मैं इसे अजम्पशन बोलना चाहूंगा, अजम्पशन बोलता हूं मैं इसको, गोइंग कंसर्न अजम्पशन। बहुत ही बढ़िया अजम्पशन है और अगर ये अजम्पशन हम फॉलो ना करें तो हम शायद अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स कभी मेंटेन ही ना कर पाए ढंग से। अच्छी इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से देखना। ये रोड देख लो, ये रोड कहां खत्म हो रही है किसी को नहीं मालूम, चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है। तो मैं चाहता हूं मेरी दुकान भी चलती जाए, चलती जाए, चलती जाए, कभी खत्म ना हो मेरी दुकान। मैं खत्म हो जाऊंगा, मैं खर्च हो जाऊंगा, लेकिन मेरी दुकान कभी बंद नहीं होगी। मेरे बाद मेरा बेटा चलाएगा, उसके बाद उसका बेटा चलाएगा, उसके बाद उसका बेटा चलाएगा। समझ में आ रही है बात? गोइंग कंसर्न अजम्पशन, हमारा जो कंसर्न है, कंसर्न का मतलब यहां पर बिजनेस को कहा गया है। ठीक है, गोइंग कंसर्न अजम्पशन कहता है, ये अजम्पशन, ये प्रिंसिपल ये कहता है कि हम ऐसा मान के चलेंगे, अज्यूम करके चलेंगे कि हमारा बिजनेस जो है वो एक इनफाइनाइट पीरियड तक, इनडेफिनिट पीरियड तक रन करता ही रहेगा, करता ही रहेगा। और हमारी कोई इंटेंशन नहीं है बिजनेस को कभी भी क्लोज करने की या बिजनेस के ऑपरेशंस को स्केल डाउन करने की, ऐसी हमारी कोई भी इंटेंशन नहीं है। गोइंग कंसर्न अजम्पशन, समझ में आ रही बात? पढ़ लेते हैं इसके बारे में। द कंसेप्ट ऑफ गोइंग कंसर्न अज्यूम्स दैट अ बिजनेस फर्म वुड कंटिन्यू टू कैरी आउट इट्स ऑपरेशंस इंडेफिनिटली। गोइंग कंसर्न अजम्पशन कहती है कि जो एक बिजनेस होगा, एक फर्म जो होगी, वो अपने ऑपरेशंस को कैरी करती रहेगी, करती रहेगी, करती रहेगी, एक इनफाइनाइट पीरियड तक, कभी ना खत्म होने वाले पीरियड तक हमारा बिजनेस चलता रहेगा। समझ में आ रही है बात?
और इस अजम्पशन का, इस प्रिंसिपल का रिलेशन एक दूसरे प्रिंसिपल से भी है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये अभी उतना इंपॉर्टेंट ना लगे, लेकिन जब वो बताऊंगा तो ये और इंपॉर्टेंट लगेगा आपको। So the concept of going concern assumes that a business firm would continue to carry out its operations indefinitely, that is for a fairly long period of time, and would not be liquidated. Liquidated का मतलब होता है किसी चीज को खत्म करना, किसी चीज को एंड करना। Liquidated in the foreseeable future. This is an important assumption of accounting as it provides the very basis for showing the value of assets. मैंने कहा था ना, ये अजम्पशन अगर नहीं होती तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आप ढंग से मेंटेन ही नहीं करते। अब मैं आपको इसका फटाफट से मतलब बता देता हूं। देखो बेटा, मैंने ऐसा मान के चला है कि मेरा बिजनेस चलता चलेगा चलता चलेगा चलता चलेगा, कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि बिजनेस कभी नेचुरली पैदा नहीं होता ना। मैं नेचुरली पैदा हुआ हूं, आप नेचुरली पैदा हुए हो, लेकिन दुकान, बिजनेस, कंपनी, ये तो कागजी तौर पर पैदा होती है, तो इसलिए वो चलती जाती है चलती जाती है। ऑफ कोर्स कुछ बिजनेसेस बंद भी होते हैं, लेकिन हम ऐसी मनूस बात पहले से थोड़ी सोच के बैठ जाएंगे यार कि मेरा बिजनेस आज मैंने स्टार्ट करा है, ज्यादा ज्यादा 2-3 साल में खत्म हो जाएगा। अबे पागल वागल है क्या? समझ में आ रही बात? तो ये ऐसा मान के नहीं चलना आपको कभी भी। तो भैया ऐसा है, मैं जब अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ा रहा था, या आपने भी अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी होगी, तो आप उसमें एसेट्स को अलग से मेंटेन करते हो कि नहीं करते हो? कहो हां। आप एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लगाते हो कि नहीं लगाते हो? कहो हां। लेकिन अगर आप कोई खर्चा करते हो तो आप सीधा उठा के कैपिटल में से माइनस कर देते हो। तो दोस्तों उसका रीजन यही है कि हम गोइंग कंसर्न अजम्पशन फॉलो करते हैं। हमें पता है कि जो एसेट आज हमने खरीदी है, इस्तेमाल करने के लिए खरीदी है, चलती जाएगी चलती जाएगी, बिजनेस चलेगा, एसेट भी चलेगी। तो एसेट की एक अच्छी खासी लाइफ है, तो क्यों ना उसको टाइम टू टाइम डिप्रिशिएट किया जाए। और अगर मैंने ऐसा माना होता कि मेरा बिजनेस तो जल्दी खत्म हो जाएगा, तो मैं जो भी एसेट खरीदता तुरंत कैपिटल में से माइनस, मशीनरी खरीदता तुरंत कैपिटल में से माइनस। ऐसा मैंने नहीं किया। क्यों नहीं किया? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस अजम्पशन कॉल्ड गोइंग कंसर्न अजम्पशन। समझ में आ रही है बात? 2 प्रिंसिपल्स पढ़ाए मैंने आपको अब तक, अच्छे से समझ में आया? समझ में आ रही होती है ना चीजें? अगर वाइब चेक हो रही है ना आपकी आपके बड़े भाई के साथ, तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यार जरूर दिया करो यार, ठीक है? आ जाओ इधर। अगला, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल, इसका रिलेशन है बेटा सीधा सीधा गोइंग कंसर्न अजम्पशन के साथ। अब ये रिलेशन कैसे है भाई आपको बताएगा। देखो भाई, पीछे आपने पढ़ा था गोइंग कंसर्न अजम्पशन के बारे में। गोइंग कंसर्न अजम्पशन ने हमें यह कहा था कि जो बिजनेस है, बिजनेस की जो लाइफ है, जो बिजनेस की जिंदगी है, वो कितनी है? 1 साल, 2 साल या 3 साल? किसी को नहीं मालूम। इंफिनिटी। इंफिनिटी का सिंबल यही होता है ना भाई, नॉन मैथ्स वाला हूं मैं। तो बिजनेस की जो लाइफ है वो तो इनफाइनाइट पीरियड तक चलती रहेगी। अच्छा, तो जो हर प्रोपराइटर के अंदर जो उत्सुकता होती है कि मुझे पता चले कि मेरा प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है, तो कितने कितने समय में मैं पता करता रहूं कि मेरा प्रॉफिट कितना हुआ है, लॉस कितना हुआ है? मेरा बिजनेस तो चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, खत्म तो होगा नहीं कभी। अगर मैंने स्टार्टिंग में ये मान लिया होता कि मेरा बिजनेस तो 2 साल चलेगा, तो मैं 2 साल रुकता और 2 साल पूरा होने पर कैलकुलेट कर लेता प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है। अगर मैं ऐसी फालतू बात अगर मानता कि मेरा बिजनेस तो 3 साल चलेगा, तो 3 साल खत्म होने पर मैं पता कर लेता प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है। पर मैं ऐसा मानता हूं कि मेरा बिजनेस तो चलता ही चलेगा। अच्छा, अब अगर मेरा बिजनेस सैकड़ों साल तक चलता रहेगा, तो क्या मैं 70 साल के बाद कैलकुलेट करूं कि पिछले 70 साल में कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है? नहीं। चूंकि गोइंग कंसर्न अजम्पशन ने मुझे बताया कि बिजनेस की जो लाइफ है वो बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है, तो मैं बिजनेस की लाइफ को ब्रेक करूंगा, ब्रेक। बिजनेस की लाइफ को मैं ब्रेक करूंगा। बिजनेस की जो लाइफ है ना, इतनी बड़ी, पता नहीं कितनी बड़ी, उसको मैं ब्रेक करूंगा, छोटी छोटी पार्ट्स में ब्रेक करूंगा। कैसे कैसे पार्ट्स में? छोटी छोटी पार्ट्स में ब्रेक करूंगा। और बिजनेस की लाइफ को, जिंदगी को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करूंगा, एक एक साल का पीरियड में बना लूंगा, और हर उस 1 साल के खत्म होने के बाद, हर 12 महीने यानी 1 साल के पीरियड के खत्म होने के बाद मैं कैलकुलेट कर लिया करूंगा कि प्रॉफिट कितना है और लॉस कितना है। तो जो मैंने बिजनेस की लाइफ को ब्रेक करा, एक एक साल के इंटरवल्स में, 1 साल या 12 महीने के इंटरवल्स में, क्यों करा? क्योंकि मेरे अंदर उत्सुकता है, क्यूरियोसिटी है टू फाइंड आउट प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है, मेरी मार्केट में पोजीशन कैसी है।
मैं कॉम्पिटिटर्स के हिसाब से कैसा परफॉर्म कर रहा हूं। तो मैंने बिजनेस की लाइफ को ब्रेक करा एक एक साल के टुकड़ों में, और हर उस एक साल के पीरियड को पता है हम क्या बोलते हैं? पता है हर उस एक साल के पीरियड को मैं बोलता हूं अकाउंटिंग पीरियड। हर उस एक साल के पीरियड को मैं क्या बोलता हूं? अकाउंटिंग पीरियड। तो मानते हो कि नहीं मानते हो कि अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल का जन्म कहां से होता है? गोइंग कंसर्न अजम्पशन से होता है। चूंकि गोइंग कंसर्न अजम्पशन ने आपको बताया था कि बिजनेस चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, तो आपने कहा अब क्या करें, फिर चलता रहेगा तो बिजनेस की तो लाइफ बहुत बड़ी है, तो बिजनेस की लाइफ को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो, और हर उस पीरियड के खत्म हो जाने के बाद, हर छोटे छोटे पीरियड के खत्म हो जाने के बाद अपना प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट कर लो। ठीक है, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल पढ़ लेते हैं बच्चों की तरह एक बार। जब चीजों को मन लगा के पढ़ा जाता है तो चीजें समझ में आती हैं। क्यों नहीं आएंगी चीजें समझ में? हम कोई एलियन थोड़ी हैं यार, इंसान हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं हम, अच्छे परिवार से हैं हम, क्यों नहीं हमें चीजें समझ में आएंगी? हम कोई घास फूस थोड़ी खाते हैं, दाल रोटी सब्जी खाते हैं, तो समझ में आएंगी चीजें यार। मन लगाने वाली बात है, पर तू लगाता नहीं है ना। अभी तू इस वीडियो में 20-21 मिनट के आसपास पहुंचा है, हाँ, फिर तू अभी खत्म कर देगा। अभी अभी तेरे को कुछ ना कुछ पता नहीं क्या होगा, अंदर से चुलबुलाहट मचेगी, फिर तू इस वीडियो को यहीं पर बंद करके कुछ और देखने लग जाएगा। आज की रात मजा हुस्न का, ऐसा कुछ देखने लग जाएगा तू। वहां दिक्कत है बेटे गोलू। देख अब इधर, अकाउंटिंग पीरियड रेफर्स टू द स्पैन ऑफ टाइम। स्पैन ऑफ टाइम मींस पीरियड ऑफ टाइम, समय का एक एक पहलू, एक पीरियड। Accounting period refers to the span of time at the end of which the financial statements of an enterprise are prepared. एक समय जिसके बीतने के बाद हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होता है बेटा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब होता है फाइनल अकाउंट्स। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब क्या होता है? फाइनल अकाउंट्स। सर फाइनल अकाउंट्स क्या होता है बेटा? बता रहा हूं बेटा, पूरे साल तो हम रिकॉर्डिंग करते हैं, लेकिन साल के एंड में हमें कैलकुलेट करना होता है प्रॉफिट या लॉस। प्रॉफिट या लॉस को कैलकुलेट करने के लिए हम बनाते हैं फाइनल अकाउंट्स, बेटर नोन एज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। समझ में आई बात? देखो इधर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू नो वेदर इट हैज अर्नड प्रॉफिट या फिर इनकर्ड लॉसेस ड्यूरिंग दैट पीरियड, एंड व्हाट एग्जैक्टली इज द पोजीशन of the assets and the liabilities at the end of that period. Such information is required by different users, blah 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 blah. हमें प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना है, क्योंकि प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करेंगे तो अलग अलग लोगों को चाहिए होगा। मतलब मैं मालिक हूं तो मुझे चाहिए कि क्या प्रॉफिट है क्या लॉस है ना? कोई बंदा अगर मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाह रहा है, इन्वेस्टर को भी मांगता है कि भैया कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। अच्छा, मैंने क्या नई बात बतानी है अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल में, आपको समझना जरा ध्यान से बेटा। अकाउंटिंग पीरियड मैंने कितने महीने का बताया था? जल्दी बोल। 12 महीने। तो उस 12 महीने के पीरियड को हम बोलते हैं अकाउंटिंग ईयर। अच्छा, अकाउंटिंग ईयर दो तरीके से काम करता है। अकाउंटिंग ईयर दो तरीके से काम करता है दोस्तों। एक होता है कैलेंडर ईयर, और एक होता है बच्चे फाइनेंशियल ईयर। क्या बोला मैंने? कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर। कैलेंडर ईयर वो ईयर होता है बेटा जो जो 1 जनवरी 2025 को अगर शुरू होगा तो खत्म भी हो जाएगा 31 दिसंबर 2025 को ही। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2025 को शुरू होता है, तो जाहिर सी बात है 12 महीने कब कंप्लीट होंगे? 31 मार्च 2026। तो अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल कहता है कि बिजनेस की जो लाइफ बहुत बड़ी है, एज पर द गोइंग कंसर्न अजम्पशन, बिजनेस की उस इतनी बड़ी लाइफ को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लो, एक एक साल के पीरियड में डिवाइड कर लो, और अकाउंटिंग ईयर आप कोई सा भी फॉलो कर सकते हो। कैलेंडर ईयर भी फॉलो कर सकते हो आप, वरना आप फाइनेंशियल ईयर भी फॉलो कर सकते हो। कैलेंडर ईयर भी फॉलो कर सकते हो और फाइनेंशियल ईयर भी फॉलो कर सकते हो, कोई चक्कर नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, या तो साल की शुरुआत 1 जनवरी को मान लो, साल का एंड 31 दिसंबर को मान लो, और 31 दिसंबर को कैलकुलेट कर लो व्हाट इज द प्रॉफिट व्हाट इज द लॉस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना लो। या फिर आप साल की शुरुआत मान लो 1 अप्रैल को, और 31 मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर विल बी द क्लोजिंग डेट, और उस दिन आप कैलकुलेट कर लो प्रॉफिट या लॉस। ठीक है, समझ में आई बात? पानी पी लू थोड़ा सा अब मैं। इतना क्लियर हो गया भाई? तो ये था जी आपका अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। आमतौर पर देखो कैलेंडर ईयर बहुत कम फॉलो होता है,
तो ज्यादा करके फाइनेंशियल ईयर ही फॉलो होता है आजकल, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर। आगे चलते हैं। अगला प्रिंसिपल भाई आपको बताने जा रहा है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट या डुअलिटी कॉन्सेप्ट। अच्छा, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट या डुअलिटी कॉन्सेप्ट का जन्म पता है किस कॉन्सेप्ट की वजह से हुआ है? सबसे पहले एक प्रिंसिपल बताया था मैंने आपको, सेपरेट एंटिटी। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट बताया था मैंने आपको कि इसको अलग मानना है, इसको अलग मानना है, बिजनेसमैन को अलग मानना है और बिजनेस को अलग मानना है। तो चूंकि हमने दोनों को अलग मान लिया तो एक चीज हमारी लेफ्ट हैंड साइड पे आ गई और एक चीज हमारी राइट हैंड साइड पे आ गई। अब अगर जाहिर सी बात है आप कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करोगे तो अगर वो इधर माइनस हुई है तो आपको इधर भी माइनस करनी पड़ेगी, इधर प्लस हुई है तो आपको इधर भी प्लस करनी पड़ेगी। जस्ट बिकॉज ऑफ सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट वी हैव दिस कॉन्सेप्ट कॉल्ड डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट या फिर डुअलिटी प्रिंसिपल। डुअल एस्पेक्ट या फिर डुअलिटी, दो पहलू होंगे फिर अब तो हर ट्रांजैक्शन के भैया। ये आपने अकाउंटिंग इक्वेशन में भी देखा या आपने जर्नल में भी देखा। एक एस्पेक्ट डेबिट हो जाता है, एक एस्पेक्ट कहलाता है डेबिट और दूसरा एस्पेक्ट कहलाता है क्रेडिट। वन इज डेबिट एंड द अदर वन इज क्रेडिट। दोनों बैलेंस होते हैं, बैलेंस हो रहे हैं ना, ये एक भी ऊपर नीचे हुआ तो ये डगमगा जाएगा मामला। डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल, डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल हमें समझाता है हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होंगे, दो पहलू होंगे, एक प्लस एक माइनस, एक डेबिट एक क्रेडिट, दोनों का अमाउंट इक्वल, ठीक है। दिस कंसेप्ट स्टेट्स दैट एवरी ट्रांजैक्शन हैज अ डुअल या फिर टू फोल्ड इफेक्ट एंड शुड देयरफॉर बी रिकॉर्डेड एट टू प्लेसेस। हर ट्रांजैक्शन का डुअल इफेक्ट होता है, इसीलिए उस ट्रांजैक्शन को दो जगहों पर रिकॉर्ड करते हैं हम। इसीलिए अगर ओनर बिजनेस में कैपिटल लगाता है तो एसेट्स में हम कैश में प्लस करते हैं और उधर कैपिटल में प्लस करते हैं। जर्नल एंट्री में हम करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, लेजर में हम इसको कैश अकाउंट में भी लिखते हैं डेबिट साइड और कैपिटल अकाउंट में भी लिखते हैं क्रेडिट साइड। बैलेंस शीट में हम इसको एसेट्स में कैश में दिखाते हैं और लायबिलिटीज वाली साइड में कैपिटल में दिखाते हैं। अब बताओ, अब भी समझ में नहीं आएगा क्या? क्यों नहीं समझ में आएगा? ठीक है, चलिए आइए। इन अदर वर्ड्स एटलीस्ट टू अकाउंट्स विल बी इन्वॉल्व। सबको पता है तो दो अकाउंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता ही होता है हर ट्रांजैक्शन के अंदर, ठीक है, क्योंकि हम डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं ना बेटा। हम कौन सा सिस्टम फॉलो करते हैं? डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम हम फॉलो करते हैं। एक दूसरा सिस्टम भी होता है सिंगल एंट्री सिस्टम, जो हम फॉलो नहीं करते हैं। एक दूसरा सिस्टम भी होता है सिंगल एंट्री सिस्टम जो हम फॉलो नहीं करते। उसके ऊपर सिर्फ एक चैप्टर है हमारी बुक के अंदर जो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सिलेबस आपको पढ़ाया जाएगा। बाकी तो भैया हम डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं मेनली, ठीक है। तो डबल एंट्री सिस्टम का जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है वो क्या है? सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। उससे क्या पैदा हुआ? डुअल एंटिटी या डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। और उससे फिर हमारी पूरी अकाउंटिंग सिस्टम बनाया गया विच इज कॉल्ड डबल एंट्री सिस्टम। चलें आगे। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट भी बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है भैया। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट हमें क्या सिखाता है बेटे? मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट हमें सिखाता है कि हर ट्रांजैक्शन जो मनी के टर्म्स में मेजर की जा सकती है सिर्फ उस ट्रांजैक्शन को ही हम रिकॉर्ड कर सकते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। कोई चीज अगर मनी के टर्म्स में, रुपीज में, डॉलर्स में, यूरोज में रिकॉर्ड नहीं की जा सकती तो फिर बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर उस ट्रांजैक्शन के लिए कोई जगह नहीं है। अच्छा, तो मतलब ये कि अगर कोई इंप्लॉई है वो हमसे बड़े प्यार से बात करता है, बड़ा अच्छा इंप्लॉई है, तो इस प्यार को मैं बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकता। लेकिन अगर कोई ट्रांजैक्शन है, उस इंप्लॉई को मैंने सैलरी दी है, तो मैं इसे बुक्स में रिकॉर्ड कर सकता हूं। तो इतनी सी बात सिखाने के लिए आया हूंगा मैं घर से ना दोगे? नहीं। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट का मतलब सिर्फ इतना नहीं है, ये तो 8वीं क्लास का बच्चा भी बता देगा यार कि प्यार इज नॉट टू बी रिकॉर्डेड, मनी इज टू बी रिकॉर्डेड, सम वैल्यू इज टू बी रिकॉर्डेड। ये तो कोई भी बता देगा। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, ध्यान से समझना बेटा। मेरी अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है, एसी, टीवी, फ्रिज, ये सब हमारी दुकान पे, हमारे शोरूम पे बिकता है, और हमारे शोरूम के अंदर अगर माल खरीदा है हमने, तो माल खरीदा ऐसा मुझे दो तरीके से बताया गया। हमारे यहां माल खरीदा गया है, ऐसी इंफॉर्मेशन अकाउंटेंट के पास दो तरीकों से आई है। एक इंफॉर्मेशन बताने का तरीका हुआ कि आज हमने 20 लाख रुपए का
माल परचेज करा, एक तो ये ट्रांजैक्शन है। या फिर दूसरे तरीके से अगर मैं कहूं, आज हमने 200 टीवी यूनिट्स परचेज किए या सेल किए। अब इन दोनों ट्रांजैक्शंस में से इजीली रिकॉर्ड कौन सी ट्रांजैक्शन हो सकती है? आंख बंद करके आप जवाब दे सकते हो कि भैया जो ऊपर वाली ट्रांजैक्शन है वो हम आराम से रिकॉर्ड कर सकते हैं, है ना। ऊपर वाली ट्रांजैक्शन हम आराम से रिकॉर्ड कर सकते हैं, काहे? क्योंकि उसकी वैल्यू हमें रुपीज में पता है, मनी के टर्म्स में पता है। वरना अगर हमें नंबर ऑफ यूनिट्स पता है या नंबर ऑफ आर्टिकल्स पता है पर उसकी रुपीज में वैल्यू कितनी ये नहीं पता, तो इसके लिए भैया अकाउंट्स में कोई जगह नहीं है, हम इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो थोड़ा सा डीप है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। इतना मतलब इतना इतना इजी नहीं है कि ऊपर ऊपर से पढ़ा और आगे बढ़ गए, थोड़ा सा डीप है। क्लियर हो गई बात? सो दिस वाज बेटा मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। ये देख रहे हो आप, ट्रांजैक्शंस दो तरह की होती हैं, एक होती है मॉनेटरी, एक होती है नॉन मॉनेटरी। मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को देखकर कहना है वाह, नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को देखकर कहना है क्या, छी छी। तो ये मीम आई होप आप रिलेट कर पा रहे होगे। तो ट्रांजैक्शन हो गई दो तरह की, मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को देखकर हम क्या बोलेंगे, वाह। नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को देख के क्या बोलेंगे, छी। उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे हम, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस प्रिंसिपल कॉल्ड मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। क्लियर हो गई बात? इट इज बिकॉज ऑफ दिस प्रिंसिपल ओनली कि अगर कोई हमारा इंप्लॉय हमारे लिए कितना ही वैल्यूएबल क्यों ना हो, कितना ही क्वालिटेटिव क्यों ना हो, हम उस क्वालिटी को रिकॉर्ड नहीं कर सकते, बिकॉज क्वालिटी की कोई वैल्यू नहीं होती, क्वांटिटी की वैल्यू होती है। अच्छा, क्वांटिटी की वैल्यू होती है, उसके बावजूद क्वांटिटी की वैल्यू रुपीज में पता होनी चाहिए, ऐसे नहीं पता होना चाहिए कि 200 टीवी, 500 फ्रिज, 400 वॉशिंग मशीन, ऐसे नहीं। क्लियर हो गई बात? आओ मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ी सी रीडिंग लगा लेते हैं। The concept of money measurement states that only those transactions and happenings in an organization which can be expressed in terms of money are to be recorded in the books of accounts. केवल वही ट्रांजैक्शंस, केवल वही इवेंट्स जो मनी के टर्म्स में, पैसे के टर्म्स में मेजर किए जा सकते हैं, मापे जा सकते हैं, तोले जा सकते हैं, केवल वही ट्रांजैक्शंस हम रिकॉर्ड करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को देखकर हम क्या बोलेंगे, जल्दी बोलो? वही, ठीक है। ऑल्सो द रिकॉर्ड्स ऑफ द ट्रांजेक्शंस आर टू बी केप्ट नॉट इन द फिजिकल यूनिट्स बट इन द मॉनेटरी यूनिट्स। ये मैंने अगली स्लाइड पर आपको बताया, इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। सिर्फ वन शॉट वीडियो अगर मैं बना दूं छोटी सी, आधे आधे घंटे की, 20 मिनट की, है ना, और उसमें सारे प्रिंसिपल निपटा दूं फटाफट फटाफट करके, तुम भी कहोगे ये समझ में आ गया, ऐसे नहीं होता भाई। पढ़ाई डीप ही होती है। मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता, ठीक है। पानी की प्यास लगी है तो पानी ही पीना पड़ेगा, कोल्ड ड्रिंक से काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो ऐसी मेहनत जो है ना, मेहनत जहां पर रिक्वायर्ड है वहां मेहनत ही होगी, वहां पर कोई शॉर्टकट नहीं चलेगा। शॉर्टकट से आपको शॉर्ट टर्म में सक्सेस मिल सकती है, लेकिन लॉन्ग रन में स्टेबिलिटी सिर्फ मेहनत ही दिलाएगी आपको। पानी पी लेते हैं इसी बात पे। प्यारे बच्चों, अब तक हमने काफी कंसेप्ट्स कवर कर लिए। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट हमारा हो गया। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नाउ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इट इज एक्चुअली अजम्पशन। इस अजम्पशन को हम अक्रूवल अजम्पशन बोलते हैं। अक्रूवल अजम्पशन इंपॉर्टेंट है बट आसान भी है। हर इंपॉर्टेंट चीज मुश्किल वाली नहीं होती, आसान वाली चीजें भी कई बार इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। आसान है बहुत, आओ पढ़ो जरा। पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अक्रूवल अजम्पशन ही वो रीजन है जिसकी वजह से हम उधार माल बेचने को रिकॉर्ड करते हैं। अक्रूवल अजम्पशन ही वो रीजन है जिसकी वजह से हम उधार माल खरीदने को भी रिकॉर्ड करते हैं। दोस्तों, अक्रूवल अजम्पशन ही वो रीजन है। चलो माल के केस में तो मतलब अगर आपने उधार माल बेचा तो माल तो गया ही है ना कम से कम, ठीक है। दोस्तों, अक्रूवल अजम्पशन ही वो रीजन है जिसकी वजह से अगर आपका रेंट ड्यू हो गया, पूरे महीने आप दुकान में आपने इस्तेमाल किया दुकान का, और महीने के एंड में रेंट ड्यू हो गया, पे नहीं करा आपने, पर फिर भी तुम उसको रिकॉर्ड करते हो कि नहीं करते हो? इट इज बिकॉज ऑफ दिस अजम्पशन कॉल्ड अक्रूवल अजम्पशन। सर क्या मानना है इसमें? बेटा मानना यह है कि सेटलमेंट हो जाएगा, तू रिकॉर्ड कर। सेटलमेंट आज नहीं तो कल हो जाएगा, तू रिकॉर्ड कर। रिकॉर्ड करने से हमें चूकना नहीं है, ठीक है।
किसी ट्रांजैक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर उसी वक्त रिकॉर्ड कर लेना है जब वो ट्रांजैक्शन आई है। उस ट्रांजैक्शन के सेटलमेंट का इंतजार नहीं करना। एग्जांपल देता हूं, तुम मेरी दुकान पे आए, तुमने मेरी दुकान से कुछ प्रोडक्ट खरीदा, कहा कि पैसे बाद में दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी मैं इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करूंगा और आपको मैं बना लूंगा अपना डेटर। आप अपनी बुक्स में बना लेंगे मुझे अपना क्रेडिटर। इट इज बिकॉज ऑफ दिस कंसेप्ट ओनली, अक्रूअल अजम्पशन। अक्रूअल अजम्पशन ना होती तो डेटर और क्रेडिटर के अकाउंट्स कभी ओपन ही नहीं होते। सीधा हम ट्रांजैक्शन को उसी दिन रिकॉर्ड करते फिर जिस दिन अगली पार्टी पेमेंट देने आ जाती, हमें अगला बंदा हमें पेमेंट देने आ जाता, सीधा हम उसी दिन रिकॉर्ड करते ना फिर। तो अक्रूअल अजम्पशन ही वो रीजन है जिसकी वजह से हम ऐसा नहीं करते हैं। क्लियर हुई बात? पढ़ लेते हैं अब। अकॉर्डिंग टू अक्रूअल अजम्पशन, अ ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट द टाइम व्हेन इट इज एंटर्ड। किसी ट्रांजैक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर उस वक्त रिकॉर्ड कीजिएगा जब वो ट्रांजैक्शन आई है, तब नहीं जब उसका सेटलमेंट हुआ है। लेट अस टेक एन एग्जांपल। दोस्तों, एक ट्रांजैक्शन मैंने करी 31 जुलाई को, मैंने क्रेडिट सेल करी, पार्टी ने मुझे पूरी पेमेंट दे दी 4 अगस्त को। तो मैं इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए क्या 4 अगस्त का इंतजार करूंगा क्या? नहीं, नो। मैं इस ट्रांजैक्शन को 31 जुलाई को ही रिकॉर्ड कर दूंगा। 4 अगस्त को भी रिकॉर्ड करूंगा, पेमेंट आएगी तो उसको भी रिकॉर्ड करूंगा, पर 31 जुलाई को भी मैं इसको रिकॉर्ड कर दूंगा। 31 जुलाई को जब मैंने क्रेडिट सेल करी तो मैं उस क्रेडिट सेल की एंट्री बना दूंगा। डेटर जो होगा मेरा, डेटर का अकाउंट मैं कर दूंगा डेबिट, और जो मेरा सेल्स अकाउंट है उसे मैं कर दूंगा क्रेडिट। या यूं कहें, अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर स्टॉक में से आप उसको कर दोगे माइनस, पर एक अलग कॉलम खोल के आप उसको डेटर में कर दोगे प्लस। इट इज बिकॉज ऑफ दिस कंसेप्ट कॉल्ड अक्रूअल अजम्पशन। अक्रूअल अजम्पशन पढ़ लिया अच्छे से? देखो, मेरे वाला एग्जांपल ही ये भी बोल रहा है, इसीलिए बोल रहा है क्योंकि मैं ही लिख के लाया हूं। It is because of this concept credit sales are recorded in the books and after some time cash received is also recorded. इसी कॉन्सेप्ट की वजह से हम उधार माल बेचने को रिकॉर्ड करते हैं, कुछ टाइम के बाद जब पैसा आ जाएगा तो उसको भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो सर ये ही तो करना चाहिए, मतलब नहीं बेटा, हर व्यक्ति ऐसा नहीं करता। हम तो फॉलो करते हैं डबल एंट्री सिस्टम। कुछ लोग छोटे व्यापारी वो फॉलो करते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम। तो वहां क्या होता है, वहां वो उधार माल बेचने को रिकॉर्ड ही नहीं करते, उन्हें उन्हें सिर्फ कैश आता हुआ दिखता है और जाता हुआ दिखता है, बस। ठीक है? इट इज बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट कि हम उन एक्सपेंसेस को भी रिकॉर्ड करते हैं जिनकी हमने पेमेंट ही नहीं करी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इट इज बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट ओनली कि हम उन इनकम्स को भी रिकॉर्ड करते हैं जो हमारे जेब में आई ही नहीं, अक्रूड इनकम। अक्रूअल असम्पशन इज द रीजन बिहाइंड दैट। क्लियर हुई बात? दोस्तों, अक्रूअल असम्पशन पढ़ लेने के बाद मैं सीधा एक टॉपिक खोल देता हूं जिसको हम बोलते हैं बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बेटा, अकाउंटिंग करने के 2 तरीके हैं, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं आपका। एक होता है कैश बेसिस और एक होता है अक्रूअल बेसिस। बेटा, कैश बेसिस और अक्रूअल बेसिस में क्या अंतर होने का? असल में कैश बेसिस जो फॉलो करते हैं वो छोटे व्यापारी होते हैं जिनके पास अकाउंटिंग की कोई स्पेशलाइज्ड नॉलेज नहीं होती, या उनके पास ट्रेंड एम्प्लॉइज, ट्रेंड स्टाफ नहीं होता। ठीक है? खुद ही लालाजी दुकान पर बैठे हैं और खुद ही बेचारे अकाउंटिंग कर रहे हैं, डाटा मेंटेन कर रहे हैं। तो कैश बेसिस का मतलब है कि आप सिर्फ और सिर्फ कैश के इनफ्लो को रिकॉर्ड करोगे और कैश के आउटफ्लो को रिकॉर्ड करोगे, दैट्स इट। अक्रूअल अजम्पशन यहां पर फॉलो नहीं होगी। जो पर्सन कैश बेसिस पे अकाउंटिंग करता है वहां अक्रूअल अजम्पशन फॉलो नहीं होती, और जहां अक्रूअल अजम्पशन फॉलो होती है उसको हम बोलते हैं अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अक्रूअल बेसिस के अंदर क्या होता है कि हम कैश के इनफ्लो और आउटफ्लो को तो रिकॉर्ड करते ही हैं, कैश के इनफ्लो आउटफ्लो को तो रिकॉर्ड करते ही हैं, पर हम क्रेडिट चीजें भी रिकॉर्ड करते हैं। हम क्रेडिट या फिर नॉन कैश आइटम्स भी रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है? हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करते हैं, हम अक्रूड इनकम को रिकॉर्ड करते हैं। सो दिस इज द बेटर सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग बेटा, दिस इज द बेटर सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। कैश बेसिस सिस्टम
जो है वो एक इनकम्प्लीट सिस्टम है, ठीक है। कैश बेसिस इज एन इनकम्प्लीट सिस्टम, ये कंप्लीट सिस्टम है अक्रूअल बेसिस जहां पर फॉलो किया जाता है, अक्रूअल अजम्पशन जहां पर फॉलो की जाती है, ठीक है। अब किताब में इतनी सी बात का एक अलग से चैप्टर बन जाता है, हालांकि वो चैप्टर, मैं ये नहीं बोलूंगा वो चैप्टर फुद्दू है या वो चैप्टर खराब है, ऐसा कुछ नहीं है भाई, उसको पढ़ोगे तो पढ़ने को मिलेगा। टीएस ग्रेवाल की बात कर रहा हूं, 4th चैप्टर आपको उसमें मिलेगा, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें कैश बेसिस और अक्रूअल बेसिस का मतलब बताया गया है, उसमें डिफरेंस बताया गया है, और इनकम हमें कैसे कैलकुलेट करनी है कैश बेसिस के हिसाब से और अक्रूअल बेसिस के हिसाब से, हमें उसमें यह भी बताया गया है, ठीक है। तो कुछ नहीं, कैश बेसिस के हिसाब से अगर इनकम कैलकुलेट करनी है तो सिर्फ 2 बातों पर ध्यान देना है। अक्रूअल बेसिस के हिसाब से इनकम कैलकुलेट करनी तो हमें आती है, क्योंकि वो तो हम फॉलो कर ही रहे हैं, तो उसमें सारी बातों का ध्यान देना होता है। चलें आगे। अगला कॉन्सेप्ट, अगला कॉन्सेप्ट जो है आपके सामने वो है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट विच इज ऑल्सो कॉल्ड कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। अब ये कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल क्या है भैया? कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल क्या है भैया, ध्यान से देखो जरा। कंजर्वेटिज्म के अंदर एक वर्ड आ रहा है ना, कंजर्व करना। कंजर्व करना मतलब बचाना, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, ये जो शील्ड है इसकी तरफ से एक बुलेट आ रही है, ये जो कवच है ना, कवच, कवच के पीछे से एक गोली आ रही है, गोली, ये आई एक बुलेट। अब ये बुलेट इस बंदे को नुकसान ना पहुंचा सके, इसके लिए हमने एक शील्ड बना दी है। समझ रहे हैं आप बात को? एक कवच बना दिया है। इस कवच का ही नाम पता क्या है? इस कवच का ही नाम है कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। मैं आपको बताता हूं असल में क्या होता है। जब हम बिजनेस कर रहे होते हैं, अच्छा चल रहा है हमारा बिजनेस, सेल हो रही है, परचेज हो रही है, बीच में हमारे खर्चे भी पूरे हो रहे हैं, पर कभी कभार क्या होता है, एकदम से कोई अनएक्सपेक्टेड लॉस आ जाता है हमारे सर पे, और उस साल हमारा फिर बैंड बज जाता है। एकदम से कोई अनएक्सपेक्टेड लॉस आ गया, तो अनएक्सपेक्टेड लॉस को झेलने के लिए हमें तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? तैयारी करनी चाहिए ना हमें। एकदम से कोई लॉस आ जाए, उसको कैसे कवर करोगे? कुछ होना चाहिए ना जेब में पैसा। इसीलिए हम एक लाइन को बड़ा फॉलो करते हैं, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की वो लाइन है, वो लाइन मैं लिखना चाहूंगा आप लोगों के लिए। वो लाइन कहती है, वो लाइन कहती है, डू नॉट एंटिसिपेट, डू नॉट एंटिसिपेट अ प्रॉफिट, डू नॉट एंटिसिपेट अ प्रॉफिट, बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। अगर तुम्हें लग रहा है कि फ्यूचर में कोई प्रॉफिट होने वाला है, तो अभी से मत रिकॉर्ड करो उसको, जब होगा तब देखा जाएगा। पर अगर तुम्हें लग रहा है कि फ्यूचर में कोई लॉस हो सकता है, तो उसके लिए फिर होने का इंतजार नहीं करना, उसके लिए तो तैयारी आज ही कर लेनी है आपको। अगर तुम्हारे पास एक प्रैंक कॉल आया कि सर हम आपकी फैक्ट्री से 2 लाख रुपए का माल या 2 करोड़ रुपए का माल बहुत जल्द परचेज करने वाले हैं, तो आप बोलना अच्छा ठीक है, ओके, जब आओगे तब देखा जाएगा, या जब एडवांस पेमेंट आ जाएगी तब देखा जाएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपने जिसको उधार माल बेचा है, जो आपका डेटर है, उसकी शक्ल देख के आपको लग रहा है यार ये कहीं ना कहीं गोली देगा, ये कहीं ना कहीं पैसा नहीं देगा, पैसे की जगह गोली देगा, और ये ना गाँव वाँव भाग जाएगा, तो उसके लिए आपको पहले से तैयारी कर लेनी है। पहले से क्या तैयारी कर लेनी है? उस डेटर को पकड़ के क्या जंजीरों से बांध देना है दुकान के अंदर? नहीं भाई, बदतमीजी नहीं करनी। पहले से तैयारी करने का मतलब है प्रोविजन बनाना। यस, प्रोविजन बनाना। तो हम लॉसेस को पहले से प्रिपेयर करने के लिए, लॉसेस के लिए खुद को प्रिपेयर करने के लिए हम बनाते हैं प्रोविजंस। प्रोविजंस, तो ये जो शील्ड है ना, ये असल में प्रोविजन का काम कर रही है। अगर आपने ऑलरेडी प्रोविजन बना रखा है तो लॉस तो तब भी होगा, लेकिन आपको वो लॉस तबाह नहीं कर सकेगा, खुद प्रोविजन तबाह हो जाएगा। बुलेट अगर आके लगेगी तो इस शील्ड पे लगेगी, शील्ड को नुकसान पहुंच सकता है, लेकिन ये जो गोलू खड़ा है वो ऐसे तन के खड़ा है, इसको कुछ नहीं होगा। अच्छा, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा सा प्रैक्टिकल ज्यादा है, इसलिए जब आप एक्चुअली प्रैक्टिकल चैप्टर्स को पढ़ोगे ना,
तो उसके अंदर आप सीखोगे कि प्रोविजन का क्या मतलब होता है और कैसे इसको हम प्रिपेयर करते हैं। अल्टीमेटली मैं अभी के लिए अभी सिर्फ इतना बोल के खत्म करूंगा कि प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है अपने आप को कंजर्व करके चलो। अगर लग रहा है कि फ्यूचर में कोई प्रॉफिट हो सकता है तो जब होगा तब देखा जाएगा, लेकिन अगर लग रहा है फ्यूचर में लॉस हो सकता है तो उसके लिए पहले से तैयारी कर लो। लॉस के लिए तैयारी करने का मतलब है प्रोविजन बना लो, अपनी एसेट्स अगर आपको लगता है चोरी हो सकती है या आग लग सकती है आपकी फैक्ट्री में, इंश्योरेंस करा लो, इंश्योरेंस करा लो। ठीक है, ऐसे ही हम खुद की लाइफ का भी इंश्योरेंस करा लेते हैं। समझ में आ रही बात? कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल ये कहता है दोस्तों। ठीक है, दिस कॉन्सेप्ट रिक्वायर्स दैट business transactions should be recorded in such a manner that profits are not overstated. प्रॉफिट्स को ओवरस्टेट नहीं करना, बढ़ा चढ़ा के नहीं दिखाना कभी भी। ठीक है, और लॉस को भी असल में ओवरस्टेट तो नहीं करना है, पर यह कि लॉस जो फ्यूचर में हुआ भी नहीं है उसको आप आज दिखा सकते हो क्योंकि आपको शक है कि लॉस हो सकता है। प्रॉफिट के केस में ऐसा नहीं कर सकते आप, क्योंकि कंजर्व करके चलना है ना। ठीक है, प्रॉफिट्स आर नॉट ओवरस्टेटेड, ऑल एंटिसिपेटेड लॉसेज शुड बी अकाउंटेड। जिस लॉस की आपको आशंका है, आपने एंटिसिपेशन लगाया है कि लॉस हो सकता है, तो उसको तो भैया फिर रिकॉर्ड करना है, उसको इग्नोर नहीं करना है, वरना वो लॉस अगर हो गया तो आपको तबाह कर देगा, चीट देगा, फाड़ देगा। ठीक है, शुड बी अकाउंटेड फॉर बट ऑल रियलाइज्ड गेन्स शुड बी इग्नोर्ड। ठीक है भैया, अनरियलाइज्ड गेन्स शुड बी इग्नोर्ड। प्रॉफिट्स तब तक रिकॉर्ड नहीं करने जब तक असल में सेल ना हो जाए, असल में प्रॉफिट आपके हाथ में ना आ जाए। दिस इज प्रूडेंस या फिर कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। समझ में आया? चलें आगे। अगला कॉन्सेप्ट जो आपके सामने है, यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग का मतलब क्या होता है भैया? ध्यान से समझना, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, 2 से 2.5 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगा, ये छोटा कॉन्सेप्ट है। ये मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है? मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि भैया अगर आपको कभी भी अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, या लॉस भी हो सकता है, तो प्रॉफिट या लॉस को कैलकुलेट करने के लिए जब आप कोई डब्बा बनाओगे, ये मैंने डब्बा बना लिया, तो आप क्या करोगे? सपोज अगर आपको प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना है 2025-26 वाले पीरियड का, 25-26 का मतलब क्या हुआ? कैलेंडर ईयर या फाइनेंशियल ईयर? बताओ जल्दी फटाफट कमेंट में। तो 2025-26 का आपको प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना है। ठीक है बेटा, तो 2025-26 का जो पीरियड है, उस पीरियड के जो भी खर्चे होंगे या नुकसान होंगे उसे आप एक तरफ लिखोगे, है कि नहीं? जो भी एक्सपेंसेस होंगे और जो भी लॉसेस होंगे वो एक तरफ लिखोगे, और जो भी इनकम्स हुई हैं या जो भी गेन्स हुए हैं वो एक तरफ लिखोगे। फिर जो इनकम्स और गेन्स का जो टोटल है और जो एक्सपेंसेस और लॉसेस का जो टोटल है उसको एक दूसरे के साथ मैच कराना पड़ेगा, तभी आपको पता लग पाएगा कि किसी रिस्पेक्टिव पीरियड के अंदर आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। ये कहता है बेटा मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट बहुत छोटी सी बात बताता है कि अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर पीरियड का प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना है, तो उसी पीरियड के खर्चे और नुकसान एक तरफ लेने और उसी पीरियड की इनकम और गेन लेनी है, उसी पीरियड की इनकम और गेन लेनी है। ऐसा कभी नहीं होगा कि भैया इस साल की हमने ले ली इनकम क्योंकि वो ज्यादा थी और खर्चे क्योंकि इस साल के ज्यादा थे तो हमने इस साल के बजाय पिछले साल के खर्चे यहां पर लिख दिए, तो ये प्रॉफिट तो तेरे को भी दिल से पता ही है ना, गलत ही आएगा ना। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है भैया कि किसी पर्टिकुलर ईयर या किसी पर्टिकुलर पीरियड का प्रॉफिट या लॉस अगर आपको कैलकुलेट करना है तो उस ही पीरियड के एक्सपेंसेस लॉसेस को उसी पीरियड की इनकम और गेन के साथ मैच कराना पड़ेगा, तो जो डिफरेंस होगा वही तो होगा प्रॉफिट या लॉस। और इसी के लिए ये जो अकाउंट मैंने बनाया ये बन जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि आप आने वाले सेशंस में धीरे धीरे सीखोगे हमारे साथ। ठीक है भैया, समझ में आया? अब पढ़ लो इसको एक बार अच्छे बच्चों की तरह। The concept of matching emphasizes that expenses incurred in an accounting period should be matched with revenues during that period only. It follows from this that the revenues and expenses incurred to earn these revenues must belong to the same accounting period. तभी प्रॉफिट सही निकल पाएगा। जो इनकम ली है और जो खर्चे लिए हैं वो सेम अकाउंटिंग पीरियड के होने चाहिए। सेम अकाउंटिंग पीरियड वो कैलेंडर भी हो सकता है, फाइनेंशियल भी हो सकता है। ये कहता है मैचिंग कॉन्सेप्ट। छोटा कॉन्सेप्ट है, आसान कॉन्सेप्ट है। ठीक है भैया,
अगले पे चलते हैं। अब अगला कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जी कंसिस्टेंसी वाला भी। पानी पी लेते हैं, ठीक है, पढ़ लो एक बार जरा तब तक। सो कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट हमारा अगला कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में मैंने आपको पढ़ने को बोला। कंसिस्टेंसी में एक शब्द आ रहा है ना, कंसिस्टेंट रहना। कंसिस्टेंट रहने का मतलब है रेगुलर रहना, डिसिप्लिन्ड, रेगुलर, डेली। कंसिस्टेंसी इज द की। ये एक कोट है, ये भी आपने बहुत सुना होगा अपनी लाइफ में, कंसिस्टेंसी इज द की। पढ़ाई में भी यही है, पढ़ाई डेली होनी चाहिए, कम ज्यादा हो सकती है, कभी 2 घंटे, कभी 4 घंटे, कभी 5 घंटे, कभी आधा घंटा, कभी 15-20 मिनट, लेकिन स्किप नहीं होना चाहिए एक भी दिन। कंसिस्टेंसी इज द की। यही कंसिस्टेंसी दोस्तों हमें अकाउंटिंग में भी फॉलो करनी पड़ती है कई बार। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट हमें क्या कहता है, बहुत इजी है, पहले मैं बता देता हूं आपको, और फिर बाद में ये सब जो फॉर्मल यहां पर अंग्रेजी में लिखा है वो मैं बाद में पढ़ाऊंगा। देखो दोस्तों, कंसिस्टेंसी अजम्पशन हमें यह बताती है, या कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट हमें यह बताता है कि जो अकाउंटिंग के तरीके, जो अकाउंटिंग की प्रैक्टिसेस आपने फॉलो करी, आपको वही अकाउंटिंग प्रैक्टिस फॉलो करनी है ईयर आफ्टर ईयर, साल दर साल। अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस में कभी कोई चेंज नहीं करना है आपको, क्विक चेंज नहीं करना कभी भी आपको कोई अकाउंटिंग प्रैक्टिस में। इसका एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। आपने डेप्रिसिएशन के बारे में पढ़ा होगा। डेप्रिसिएशन क्या होता है थोड़ा बहुत आपको पता होगा, कि हमारी एसेट्स की वैल्यू, जो गिरावट आती है एसेट्स की वैल्यू में फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। डेप्रिसिएशन लगाने के वैसे तो 2-3-4 मेथड्स भी होते हैं, बट मेनली आपके सिलेबस में एक है SLM और एक है WDV। SLM इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन मेथड, WDV इज कॉल्ड रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। अब कोई कंपनी अगर डेप्रिसिएशन लगा रही है इस मेथड से, पर अगले साल उस कंपनी का मन करता है नहीं नहीं यार ये वाला मेथड सही नहीं है, ये वाला मेथड फॉलो कर लेती हूं, अगले साल फिर उस कंपनी को लगता है नहीं नहीं यार यही वाला मेथड सही था, इससे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स खराब होंगे, इससे कभी भी कंपेरेबिलिटी इंश्योर नहीं हो पाएगी। क्या बोला मैंने, कंपेरेबिलिटी। अब ये कंपेरेबिलिटी का मतलब क्या होता है बेटा, कंपेरेबिलिटी का मतलब होता है कंपैरिजन करना। आप अपना कंपैरिजन दूसरों से करो या ना करो, अपने आप से तो करोगे ना, कि पिछले साल की परफॉर्मेंस और इस साल की परफॉर्मेंस मेरी क्या अंतर है, दोनों में क्या कंपैरिजन है दोनों का। समझ रहे हो आप मेरी बात। अच्छा वैसे मैं आपको बता दूं, कंपैरिजन 2 तरह का होता है। एक होता है बेटा इंटर फर्म कंपैरिजन, और दूसरा कंपैरिजन होता है बच्चे इंट्रा फर्म कंपैरिजन। अब ये इंटर फर्म और इंट्रा फर्म कंपैरिजन में क्या अंतर है, ध्यान से समझना। इंटर फर्म कंपैरिजन का मतलब है ये है बेटा, कि जो कंपनी ए है, कंपनी ए का कंपैरिजन आप कंपनी बी से कर रहे हो, और इंट्रा फर्म का कंपैरिजन का मतलब है कंपनी ए का कंपैरिजन कंपनी ए से ही हो रहा है। तो ये कैसे नशे हो रहे हैं भाई, असल में कंपनी ए का कंपैरिजन कंपनी ए से करने का मतलब है कि 2024 की परफॉर्मेंस को कंपेयर हम कर रहे हैं 2025 की परफॉर्मेंस से। अब 2024 और 2025 की परफॉर्मेंस को कंपेयर करना तभी वाजिब होगा ना, अगर आपने 2024 और 2025 दोनों ईयर्स में सेम अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस फॉलो करी होंगी, सेम अकाउंटिंग मेथड्स फॉलो करे होंगे। डेप्रिसिएशन लगाने के मेथड्स होते हैं, हमारी जो इन्वेंट्री होती है, हमारा जो स्टॉक होता है, उसका जब हम वैल्यूएशन करते हैं साल के एंड पर, उसका मेथड होता है, ठीक है। और भी कई मेथड्स होते हैं, जहां पर मेथड ए, मेथड बी, मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3। तो अकाउंटिंग मेथड्स, अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, अकाउंटिंग पॉलिसीज में फ्रीक्वेंट चेंजेस हमें अवॉइड करने हैं, ताकि हम इंश्योर कर सकें क्या, कंपेरेबिलिटी, ताकि चीजों को कंपेयर करना इजी हो सके हमारे लिए। अब आप ही मुझे बताओ 2024 को 2025 से हमने कंपेयर करा, पाया गया कि 2025 में हमारा जो प्रॉफिट है वो कम है 2024 के मुताबिक, पर 2025 में तुमने डेप्रिसिएशन लगाने का तरीका भी तो बदला, कंपैरिजन हिल गया, खराब हो गया, बर्बाद हो गया। इसीलिए कंसिस्टेंसी अजम्पशन आपको फॉलो करनी है। कंसिस्टेंसी का कॉन्सेप्ट क्या बताता है, अब जरा फॉर्मली हम उसको पढ़ लेते हैं। दिस कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस फॉलोड बाय द एंटरप्राइज शुड बी यूनिफॉर्म एंड कंसिस्टेंट। अकाउंटिंग की प्रैक्टिसेस और पॉलिसीज जो आपने फॉलो करी हैं वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए, कंसिस्टेंट होनी चाहिए। यूनिफॉर्म कंसिस्टेंट मतलब सेम प्रैक्टिस पॉलिसीज आपको फॉलो करनी है ईयर आफ्टर ईयर, फॉर द पीरियड ऑफ टाइम, सो दैट रिजल्ट्स आर कंपेरेबल। ये मैंने आपको पहले भी बताया
Comparability results when the same accounting principles are consistently being applied by different enterprises for the period under comparison. अच्छा, डिफरेंट एंटरप्राइजेस की भी बात हो रही है। अपनी अपनी परफॉर्मेंस को आप अपने आप से कंपेयर कर रहे हो, वो तो मैंने बताया। अच्छा, अगर हम इंटर फर्म कंपेरिजन कर रहे हैं तो कंपनी ए कंपनी बी से कंपेयर कर रही है तो ये कंपैरिजन भी तभी पॉसिबल है जब दोनों में डेप्रिसिएशन सेम तरीके से लगता हो, और दोनों ने सेम तरीके से नहीं भी लगता तो कम से कम दोनों ने अपना डेप्रिसिएशन लगाने का मेथड अभी फ्रीक्वेंटली चेंज तो ना किया हो, कम से कम कंसिस्टेंसी। तो कंपेरेबिलिटी हिल जाएगी अगर कंसिस्टेंसी हिलेगी तो। ठीक है भैया, ये मैंने आपको बताया पीछे, है ना, इंटरफर्म इंट्राफर्म। अच्छा, क्या हम कंसिस्टेंसी अजम्पशन को कभी ब्रेक कर सकते हैं? क्या हम कंसिस्टेंसी को कभी ब्रेक कर सकते हैं? सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन हां, हम कंसिस्टेंसी को ब्रेक कर सकते हैं। हम कंसिस्टेंसी को ब्रेक कर सकते हैं बेटा 3 केसेस में। 3 एक्सेप्शंस हैं जब आप कंसिस्टेंसी को ब्रेक कर सकते हो। 3 एक्सेप्शंस क्या हैं भैया, ध्यान से सुनना। 3 एक्सेप्शंस ये हैं, अगर आपकी कंट्री का कानून ही कह दे, कि ये वाले मेथड से डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, तो चेंज करना पड़ेगा भैया। कानून से ऊपर तो कुछ नहीं है, देश से ऊपर तो कुछ नहीं है। या फिर अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोल दें कि चेंज करना है, सर ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं बेटा, बताऊंगा, थोड़ी देर रुक जाओ। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का मतलब अभी के लिए समझ लो अकाउंट्स वालों का कानून। ये तो जनरल लॉ है पूरी कंट्री का। एक हमारा अकाउंटेंट्स का भी कुछ कानून है, जो कुछ कोड ऑफ कंडक्ट है। तो अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स यानी अकाउंटिंग के जो कानून है, अकाउंटिंग की जो धाराएं हैं, अगर उसमें लिख दिया जाए कि भैया ये मेथड अब फर्जी है, बेकार है, तो फिर वो मेथड चेंज करना पड़ेगा, अगर वो मेथड हमारे यहां फॉलो हो रहा होगा तो। और अगर आपको लगता है कि अगर मैं चेंज कर दूं तो बेटर तरीके से मैं प्रेजेंट कर पाऊंगा अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को, तो आप कंसिस्टेंसी को ब्रेक कर सकते हो। तो कंसिस्टेंसी 3 केसेस में ब्रेक हो सकती है, इफ लॉ रिक्वायर चेंज, if accounting standards require change, or if the change results in more meaningful, more better presentation of the accounts। ये था दोस्तों कंसिस्टेंसी अजम्पशन। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कंसिस्टेंसी अजम्पशन। ठीक है, अच्छा ये तो मैचिंग था। कंसिस्टेंसी अजम्पशन आपको आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा आप। ओके ब्रो, चलें आगे। कंसिस्टेंसी के बाद जो अगला प्रिंसिपल आता है मटीरियलिटी प्रिंसिपल। समझने वाले को 1 मिनट में समझ में आ जाता है, जो ध्यान नहीं लगाता उसको 1 साल भी लग जाएगा, मटीरियलिटी प्रिंसिपल समझ में नहीं आएगा। और बात कुछ नहीं है, विद इन सेकेंड समझने वाली बात है। ठीक है, एक छोटी सी दुकान है जो शायद साल का 4-5 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाती है, बस साल का, वो भी 4-5 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाती है बस। उस छोटी सी दुकान के अंदर अगर कोई चीज खरीदी गई है, सपोज उस दुकान में वो शाम को चाय वाय बनाते हैं, तो उन्होंने एक पैन खरीदा है चाय बनाने के लिए ना, वो बेचारे उस पैन को भी ना एसेट की तरह शो करेंगे बाकायदा, और उस पर टाइम टू टाइम डेप्रिसिएशन भी लगाएंगे। लेकिन यही पैन अगर किसी 1000 करोड़ की कंपनी में खरीदा गया है, तो क्या पैन को अपनी एसेट्स के साथ शो करोगे आप? लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी और फिर चाय बनाने वाला पैन, उस पर डेप्रिसिएशन लगाती हुई अच्छा लगेगी कंपनी? अरे भाई, रिलायंस इंडस्ट्रीज एक चाय बनाने वाली केतली या पैन के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाएगी क्या? नहीं, मिसलेनियस एक्सपेंसेस में डाल के खत्म कर देंगे वो उसको, सन्ड्री एक्सपेंसेस में डाल देंगे। मैं ये नहीं बोलूंगा रिकॉर्ड नहीं होगा, रिकॉर्ड होगा दोस्त, रिकॉर्ड होगा, लेकिन छोटे मोटे खर्चे जिनको हम सन्ड्रीज भी बोलते हैं, वहां पर वो उसको रिकॉर्ड कर देंगे और खत्म कर देंगे, सनरीज या फिर मिसलेनियस। और वही सेम पैन है, सेम अमाउंट के लिए खरीदा गया है, सेम अमाउंट देकर खरीदा गया है, लेकिन छोटे बिजनेस में हम उसको प्रॉपर एसेट की तरह शो कर रहे हैं, प्रॉपर उसको टाइम टू टाइम डेप्रिसिएट भी कर रहे हैं। क्योंकि एक बहुत बड़ी कंपनी के लिए वो 200-400 रुपए का पैन खरीदना ट्रांजैक्शन है, लेकिन इममटीरियल है। अगर ये इंफॉर्मेशन हमारे पास एक एसेट के रूप में ना भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़ी कंपनी के केस में इममटीरियल है उसके लिए, लेकिन छोटी कंपनी के लिए तो भैया वो एक मटीरियल फैक्ट है। तो मटीरियल यहां पर मैं किसी सामान को नहीं बोल रहा हूं, हम अंग्रेजी में बोलते हैं ना कि ये इंफॉर्मेशन मेरे लिए इममटीरियल है। तो इममटीरियल और मटीरियल मतलब इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, जिसके पता होने या ना होने से मेरे डिसीजन पे फर्क पड़ सकता है। ठीक है,
इममटीरियल इंफॉर्मेशन का मतलब जो इंफॉर्मेशन मेरे लिए कोई खास तवज्जो नहीं मैं जिसको दूंगा, जो इंफॉर्मेशन मेरे को खास इंफ्लुएंस नहीं कर सकती। ठीक है, ये है दोस्तों मटीरियलिटी प्रिंसिपल। मटीरियलिटी प्रिंसिपल एक शब्द हमें सिखाता है मटीरियल। तो भैया एक आइटम को हम मटीरियल कब बोलते हैं? एक आइटम को हम मटीरियल या इममटीरियल किस बेसिस पे बोलते हैं? एक आइटम को हम मटीरियल तब बोलते हैं जब उस आइटम के बारे में पता होने या ना होने से हमारा फ्यूचर डिसीजन चेंज हो सकता है। क्लियर हुई बात? ये है जी। तो मटीरियलिटी प्रिंसिपल खुद इतनी वास्तविकता नहीं रखता है। असल में ये प्रिंसिपल आपको इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि आगे चल के एक और प्रिंसिपल आने वाला है, इसलिए आपको मटीरियलिटी प्रिंसिपल बताया जा रहा है। पढ़ लेते हैं एक बार फटाफट से और इसको खत्म करते हैं। एनी फैक्ट वुड बी कंसिडर्ड एज मटीरियल इफ इट इज रीजनेबली बिलीव्ड दैट इट्स इन नॉलेज वुड इन्फ्लुएंस द डिसीजन, इट्स नॉलेज वुड इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ द यूजर। एक कंपनी के मुझे शेयर्स खरीदने थे, एक कंपनी के मुझे शेयर्स खरीदने थे और वो कंपनी, मैंने देखा कि उस कंपनी ने एक नई ब्रांच ओपन करी है या एक नई प्रोडक्ट लाइन ओपन करी है, पर वो है भी तो 2,500 करोड़ की कंपनी। और उस कंपनी ने अगर कोई नया प्रोडक्ट या कोई नई ब्रांच छोटी सी किसी एरिया में ओपन कर भी दी, तो क्या मेरे लिए ये डिसीजन इतना ज्यादा मटेरियल है? क्या ये मेरे लिए इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा मटेरियल है कि क्या इससे ये मेरा डिसीजन बदलेगा कि मैं उस कंपनी के शेयर्स खरीदूं या ना खरीदूं? लेकिन वहीं एक बहुत छोटी सी कंपनी है, बहुत छोटी सी कंपनी, नया स्टार्टअप है, और नए स्टार्टअप में मैं देख रहा हूं कि उन्होंने एक ब्रांच ही थी उनकी इन टोटल, और उन्होंने एक और ब्रांच ओपन कर दी है। मुझे लगता है एक बिजनेस बहुत प्रॉफिटेबल जा रहा है, मैं इस बिजनेस में शायद इन्वेस्ट कर दूं। अब शायद आपको बात समझ में आ रही होगी कि किसी किसी आइटम को हम मटेरियल या इममटेरियल किस आधार पर कहते हैं। किसी आइटम को मटेरियल या इममटेरियल हम अमाउंट के आधार पर नहीं कहते। सेम अमाउंट किसी छोटी कंपनी के लिए बहुत मटेरियल हो सकता है और सेम अमाउंट किसी बहुत बड़ी कंपनी के लिए इममटेरियल भी हो सकता है। तो नेचर पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द कंपनी, स्केल ऑफ द बिजनेस ऑपरेशंस पे डिपेंड करती है ये बात। मटीरियलिटी प्रिंसिपल हमें लेकर जाता है एक अगले प्रिंसिपल पे जिसका नाम है फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल का मतलब है पूरी इंफॉर्मेशन, सारे फैक्ट्स, सारे जरूरी फैक्ट्स। जरूरी फैक्ट्स का मतलब मटेरियल फैक्ट्स, पीछे बता दिया मैंने। तो सारे जरूरी फैक्ट्स जो आपको लगता है मैनेजर को, ओनर को, या जो भी बंदा अकाउंटिंग को यूज करने वाला है, सारे जरूरी फैक्ट्स अगर ओनर को, मैनेजर को, अकाउंटिंग के यूजर को पता होने चाहिए, फुली डिस्क्लोज्ड होने चाहिए सारे जरूरी फैक्ट्स। दिस इज द प्रिंसिपल कॉल्ड फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। सारी मटेरियल इंफॉर्मेशन यूजर को पता होनी चाहिए। इममटेरियल इंफॉर्मेशन ना भी पता हो चलेगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। पढ़ लेते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर रिक्वायर्स दैट ऑल मटेरियल and relevant facts concerning financial performance of an enterprise must be fully and completely disclosed in the financial statements. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब साल के एंड में जो हम रिकॉर्ड्स बनाते हैं अकाउंट्स के कि पूरे साल में हमने क्या कुछ किया है। ठीक है, तो हर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो जरूरी है पता होना सामने वाले को, अकाउंटिंग के यूजर को, हर उस इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को फुली डिस्क्लोज करना है, फुली डिस्क्लोज करना है सारी मटेरियल इंफॉर्मेशन को। इममटेरियल इंफॉर्मेशन तो अवॉइड कर भी दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ठीक है जी, समझ में आया? एक कंपनी जो 2,500 करोड़ की कंपनी है, उसका मैनेजर अगर ओनर को बोलेगा कि सर इस साल हमने ना वो चाय बनाने के लिए एक पेन खरीदा था, ओनर चांटा मार देगा, या उसी पेन को लेकर टांट पे दे के मार देगा ऐसे। लेकिन अगर वहीं कोई चाय की दुकान है छोटी सी, तो उसके लिए तो एक अच्छा खासा एक्सपेंडिचर है ये। बात को समझो। तो क्या दोनों लोगों में से एक रिकॉर्ड करेगा और दूसरा रिकॉर्ड नहीं करेगा? ऐसा नहीं बोला मैंने। तुम बच्चे हो, बच्चों के भाषा में अगर मैं बताऊं तो जब आप अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते हो तो किसी चीज को तो आप एसेट की तरह शो करते हो प्रॉपर, और किसी खर्चे को आप कैपिटल में से माइनस करके तभी के तभी उड़ा देते हो, खत्म कर देते हो। तो ये डिपेंड करता है मटेरियलिटी पे। एसेट की तरह शो हम उन चीजों को करते हैं जिसके लिए एक सिग्निफिकेंट अमाउंट हमने पे करा है, और जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं हमारे, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह वगैरह, उसको कैपिटल में से माइनस करके खत्म कर देते हैं हम। बट एसेट्स के साथ हम ऐसा नहीं करते, टाइम टू टाइम डेप्रिसिएशन लगाते हैं। और फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है। एक्चुअली 12th क्लास में आप और बेटर तरीके से समझते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के नीचे भी कई चीजें ऐसी होती हैं जो हम स्टेटमेंट के अंदर नहीं बल्कि स्टेटमेंट के बाहर, हम उसको बोलते हैं फुट नोट। क्या बोलते हैं? फुट नोट।
और फुट नोट के अंदर हम और भी इंफॉर्मेशन बताते हैं ओनर्स को। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल, कोई भी चीज छुपानी नहीं है। अकाउंटेंट, एज एन अकाउंटेंट आप कोई भी मटेरियल फैक्ट अगर छुपा रहे हो तो अकाउंटिंग गलत हो रही है। फुली डिस्क्लोज हो जाने चाहिए सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ठीक है भैया। दिस इज टू इनेबल द यूजर्स टू मेक करेक्ट असेसमेंट अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल साउंडनेस। यार तुम तो अकाउंटेंट हो ना, पर जो मालिक है बिजनेस का, वो उसको बेचारे को तो डिसीजंस लेने हैं ना कि मैं नई प्रोडक्ट लाइन शुरू करूं कि नहीं करूं, मैं नई ब्रांच ओपन करूं कि नहीं करूं, मैं और बैंक से लोन लूं कि नहीं लूं। तो पता होना चाहिए ना कि पहले तो कहीं हम कर्जे में नहीं है, हैं? हमने सारी इंफॉर्मेशन दी, लेकिन ये इंफॉर्मेशन हमने ओनर को नहीं दी कि हमारे ऊपर एक छोटा सा लोन भी चल रहा है, ज्यादा नहीं, 100 करोड़ रुपए का। ये नहीं छुपा सकते आप। समझ रहे हो आप मेरी बात? अच्छा, इसके बारे में मैं और बेटर एग्जांपल्स अभी नहीं दे पाऊंगा। असल में पता क्या होता है, जब आप प्रैक्टिकल कर रहे होते हो ना चीजों को, क्वेश्चंस जब आप उड़ा रहे होगे, तब बार बार मैं याद दिलाता रहूंगा कि ये वो प्रिंसिपल है जिसकी वजह से हम ऐसा कर रहे हैं। ये था जी दोस्तों फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल के बाद एक अगला प्रिंसिपल जो आता है उसका नाम है कॉस्ट कॉन्सेप्ट या फिर हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। पढ़ो जरा इसको एक बार। अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है कॉस्ट कॉन्सेप्ट या फिर हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं इसको। ये भी बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, सिर्फ समझने की देर है आपको। दोस्तों कॉस्ट कॉन्सेप्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट हमें यह समझाता है कि कोई भी एसेट जब आपने परचेज करी थी ना, जब भी परचेज करी थी, परचेज करते वक्त जब वो एसेट आपने परचेज करी तो वो 80,000 रुपीज की थी, पर 80,000 की तो वो उस शोरूम में थी जहां से आपने एसेट परचेज करी। अपने पास तक लाते लाते वो 90,000 की हो गई, पर अभी चालू नहीं हुई, इंस्टॉल कराना बाकी है। इंस्टॉल कराते कराते वो 1 लाख की हो गई। तो 1 लाख रुपए की कीमत पर मैं उस एसेट को रिकॉर्ड करूंगा हमेशा। सर क्या बात कर रहे हो, डेप्रिसिएशन नहीं लगाओगे क्या? अरे लगाऊंगा मेरे भाई। उसकी जो ऐतिहासिक कीमत है वो 80,000 प्लस 20,000 ऊपर के खर्चे यानी 1 लाख। हिस्टोरिकल कॉस्ट, ऐतिहासिक कीमत 1 लाख रुपए पे मैं उस एसेट को रिकॉर्ड करूंगा हमेशा। वो अलग बात है कि मैं टाइम टू टाइम डेप्रिसिएशन भी लगाऊंगा। हो सकता है हर साल में 10-10 हजार करते करते उस एसेट को 10 सालों में जीरो कर दूं। लेकिन लेकिन मार्केट में जो मार्केट वैल्यू में जो चेंजेस आ रहे हैं हर साल, उन मार्केट वैल्यू में आने वाले चेंजेस को मैं इग्नोर करूंगा। ये मुझे कॉन्सेप्ट सिखाता है कॉस्ट कॉन्सेप्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, कि हम मार्केट वैल्यू को नहीं देखेंगे। यार मार्केट वैल्यू एसेट की कम ज्यादा होती रहती है। अब अगर कोई एसेट है जिसकी मार्केट वैल्यू हर महीने चेंज हो रही है या हर हफ्ते चेंज हो रही है, कब तक आप अपनी अकाउंट्स में डाटा चेंज करते रहोगे? पीछे बात हो रही थी ना, कंपेरेबिलिटी इंश्योर करनी है। तो इसके लिए बेटा मैं चाहता हूं कि भाई ठीक है, वो एसेट पे डेप्रिसिएशन ज्यादा ना लगे, मार्केट में वो वैल्यू अच्छी वैल्यू रखती हो और अच्छी कीमत पर वो एसेट रीसेल भी हो जाए हमारी, अच्छी बात है ये। लेकिन आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर एसेट की सिर्फ वो वैल्यू रिकॉर्ड करोगे जो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी। कॉस्ट मतलब जिस वैल्यू को पे करके आपने उस एसेट को एक्वायर किया था, अपने पास लाया था। वो भी है कि जो भी खर्चे आपको करने पड़े उस एसेट को यूज में लाने तक, हर वो खर्चा आपको कैपिटलाइज करना है, एसेट की वैल्यू में जोड़ना है, लेकिन मार्केट वैल्यू को आपको इग्नोर करना है। ये हमें सिखाता है कॉस्ट कॉन्सेप्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। पढ़ लो जरा मेरे साथ साथ। मैं लिखकर इसीलिए लाता हूं क्योंकि बेटा एग्जाम में अगर ये कॉन्सेप्ट आता है लिखने के लिए तो आपको ऑफ कोर्स फॉर्मल लैंग्वेज यूज करनी पड़ेगी। द कॉस्ट कॉन्सेप्ट रिक्वायर्स दैट all assets are recorded in the books of accounts at their purchase price, which includes cost of acquisition, cost of transportation, cost of installation, and making the asset ready to use. Of course, हर एसेट को आपने जिस कीमत पे करा प्लस ऑल द एक्सपेंसेस विच यू हैव इनकर्ड टू ब्रिंग दैट एसेट टू इट्स प्रेजेंट लोकेशन एंड प्रेजेंट कंडीशन, हर वो एक्सपेंस आपको कैपिटलाइज करना है, एसेट की वैल्यू में ऐड करना है, वो तो है ही। ठीक है भैया। Adoption of historical cost brings objectivity in recording as the cost of acquisition is easily verifiable from the purchase documents. मार्केट वैल्यू में आपको किसी ने शाणे ने कह दिया कि वो एसेट यार 1.5 लाख की होनी चाहिए आज की रेट में, क्योंकि उस एसेट की डिमांड बहुत है। किसी ने कह दिया 2 लाख की होनी चाहिए, किसी ने कह दिया 0 की होनी चाहिए। अब मैं किस पे विश्वास करूं? क्या कोई पुख्ता सबूत है क्या उनके पास कि वो एसेट की वैल्यू 2 लाख ही है? पर मेरे पास पुख्ता सबूत है क्योंकि मेरे पास उसके परचेज डॉक्यूमेंट्स हैं जिस पे साफ साफ लिखा हुआ है एसेट 1 लाख की है। इसलिए अकाउंट्स में ऑब्जेक्टिविटी लेकर आता है ये।
ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है क्लियर, फेयर अकाउंट्स बनते हैं। द मार्केट वैल्यू basis on the other hand is not reliable as the value of an asset may change from time to time। पीछे बात कर रहा था ना मैं कि टाइम टू टाइम मार्केट वैल्यू तो चेंज होती रहेगी, कब तक आप चेंज करोगे मार्केट वैल्यू को? समझ में आ रही है बात? तो ये कहता है जी कॉस्ट कॉन्सेप्ट या फिर हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट की एक लिमिटेशन भी है कि एसेट को आप हमेशा ओरिजिनल प्राइस पे रिकॉर्ड कर रहे हो, जबकि इन्फ्लेशन भी अपना रोल प्ले कर रहा है, मनी की वैल्यू भी चेंज हो रही है टाइम टू टाइम, तो ये एक इसकी लिमिटेशन भी है। लेकिन हम अगर इसको फॉलो नहीं करेंगे तो हमारे अकाउंट्स डगमगा जाएंगे, ये कंफर्म है, इसलिए ये हमें फॉलो करना ही पड़ेगा, कॉस्ट कॉन्सेप्ट या फिर हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। अगले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं बेटा। अगला कॉन्सेप्ट है बच्चे रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट को बच्चे अक्रूवल अजम्पशन से रिलेट कर पाते हैं और अक्रूवल अजम्पशन के साथ मिक्स कर देते हैं, जबकि ये अलग कॉन्सेप्ट है। ऑफ कोर्स तभी मैं आपको अलग तरीके से पढ़ा रहा हूं। रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट आपको ये समझाता है कि आपको अपना रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करना है। एग्जाम्पल एग्जाम्पल मैंने सेल करी पहले, पेमेंट आई बाद में। पेमेंट आई पहले लेकिन सेल हुई बाद में। अब इसका मतलब क्या है सर, ध्यान से समझना। अगर आपने सेल करी है, आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो इंडिपेंडेंस डे भी है, इसलिए इंडिपेंडेंस डे के अवसर पर ये तिरंगा मुझे मिला है, मेरी टीम ने तिरंगा ला कर दिया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। तिरंगे को बड़ी इज्जत के साथ में साइड में प्लेस कर देता हूं कहीं पर, ठीक है, और वापस में अपना कंसेप्ट आपको सिखाता हूं। हाँ जी दोस्तों, तो कॉन्सेप्ट हमारा ये चल रहा था रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। मैं अपना रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करूं? मेरे पास, मैंने गुड्स की डिलीवरी दे दी जून के महीने में, मेरे पास पेमेंट आती है अगस्त के महीने में, या फिर उल्टा, मेरे पास पेमेंट पहले ही आ गई जून के महीने में लेकिन मैंने गुड्स की डिलीवरी दी अगस्त के महीने में। सर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कब होगी, इस बारे में समझा रहे हो क्या? नहीं भाई, रिकॉर्ड तो तभी हो जाएगी जब ट्रांजैक्शन हुई है। रिकॉर्ड करना तो हम जून से ही शुरू कर देंगे, लेकिन रिकॉर्ड किस नाम पर करोगे? ऊपर वाला जो एग्जांपल है बेटा, ऊपर वाले केस में आपने सेल कर दी है पहले, पेमेंट बाद में आई आपके पास, तो ऊपर वाले एग्जाम में आप जून में सेल की एंट्री मारोगे, सेल की एंट्री। लेकिन नीचे वाले एग्जाम में जून में एंट्री जरूर होगी लेकिन सेल नहीं बोलना, उसको सेल मत बोलना। नीचे वाले एग्जाम्पल में जून में आपके पास एडवांस पेमेंट आई है तो उसको एडवांस के तौर पर रिकॉर्ड करना पड़ेगा आपको। सेल्स अकाउंट को क्रेडिट तो भैया अगस्त में ही कर पाओगे आप नीचे वाले एग्जाम्पल में, क्योंकि रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट हमें यह समझाता है कि आप अपना रेवेन्यू, रेवेन्यू हम सेल को कहते हैं ऑफ कोर्स, आप अपना रेवेन्यू उस दिन रिकॉग्नाइज कर लेना जिस दिन आपके पास अधिकार हो उस पेमेंट को प्राप्त करने का। ऊपर वाले एग्जाम्पल में मैंने सेल जून में कर दी थी, मेरे पास जून में ही अधिकार प्राप्त हो गया था, अधिकार मेरा जून में ही तय हो गया था कि मुझे पेमेंट रिसीव होनी चाहिए, इसीलिए मैं ऊपर वाले एग्जाम्पल में रेवेन्यू को जून के महीने में रिकॉग्नाइज कर लूंगा। बेशक पेमेंट बाद में आएगी, पेमेंट बाद में आएगी तो बाद में पेमेंट को रिकॉर्ड करूंगा। नीचे वाले एग्जाम्पल में मैंने गुड्स की डिलीवरी कब दी है? अगस्त में। पेमेंट मेरे पे कब आ गई थी? जून में। तो नीचे वाले एग्जाम्पल में मेरे पास पेमेंट प्राप्त करने का अधिकार था क्या जून में? नहीं, वो अधिकार कब आया? अगस्त में। इसलिए नीचे वाले एग्जाम्पल में मैं रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट को फॉलो करते हुए सेल अकाउंट का नाम नहीं लूंगा जून के महीने में। कब नाम लूंगा? अगस्त के महीने में। यह था दोस्तों रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। एक बार पढ़ लेते हैं फॉर्मल। Revenue is the gross inflow of cash arising from the sale of goods or services. The concept of revenue recognition requires that the revenue for a business transaction should be considered realized when a legal right टू रिसीव इट अराइजेज। जब आपके पास लीगल तौर पर अधिकार जम जाए कि भैया अब पेमेंट आनी चाहिए ही चाहिए, उस दिन आप अपना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करोगे। उससे पहले ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करोगे लेकिन रेवेन्यू के नाम पर रिकॉर्ड नहीं करोगे, एडवांस वगैरह के नाम पर रिकॉर्ड करोगे आप। दोस्तों ये था रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। इसके बाद एक लास्ट कॉन्सेप्ट हमारा और है जिसको हम बोलते हैं वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं इसको हम, या फिर हम इसको सिंपली ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट भी बोल देते हैं। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब यहां पर क्या है यार? ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है कि आपकी जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं वो रिलायबल होने चाहिए,
विश्वसनीय होने चाहिए, उन पे आप विश्वास कर सको, ऐसे होने चाहिए अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। और अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में ऑब्जेक्टिविटी कब आएगी? जब मैं अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स अपने दिमाग के हिसाब से नहीं रिकॉर्ड करूंगा, बल्कि सबूतों के हिसाब से रिकॉर्ड करूंगा। क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए अकाउंटिंग, जैसे ये चश्मा है एकदम क्रिस्टल क्लियर। तो अकाउंटिंग पर्सनल बायस, पर्सनल जजमेंट से एकदम फ्री होनी चाहिए। अकाउंटिंग अगर आपको करनी है, रिकॉर्ड्स अगर आपको मेंटेन करने हैं, तो हमेशा सबूतों के आधार पर, सबूतों को मद्देनजर रखते हुए रिकॉर्ड आप मेंटेन करोगे। किसी ने कह दिया आज आपको ऑफिस में कह दिया सेल हुई है 2 लाख रुपए की, बेटा रिकॉर्ड कर दे, ऐसे ही रिकॉर्ड कर दूंगा मैं। सेल हुई है तो बिल बिल दिया होगा ना कस्टमर को, बिल दिखा दो मुझे, वाउचर दिखा दो मुझे, मैं रिकॉर्ड कर दूंगा। अकाउंटिंग पर्सनल जजमेंट से एकदम फ्री होनी चाहिए। ऑफ कोर्स पर्सनल जजमेंट हमें एक दो जगह पर खुद लगाना भी पड़ता है, जहां पर हमारा बिल नहीं होता या कुछ चीजें नहीं होती, या कई मेथड्स ऐसे होते हैं जिसमें हमें पर्सनल जजमेंट लगाना होता है, लेकिन वो रेयर केसेस हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको अकाउंटिंग पर्सनल जजमेंट या पर्सनल बायस्डनेस से नहीं करनी है। पढ़ लो जरा। The concept of objectivity requires that accounting transactions should be recorded in an objective manner, free from the bias of accountants and others. This can be possible when each of the transaction is supported by verifiable documents or vouchers. ऐसा तभी पॉसिबल हो पाएगा जब किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए आप किसी की सुने बगैर, अपना दिमाग चलाए बगैर, सबूत के बेसिस पे अगर आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हो, तो मतलब आपकी अकाउंट्स जो हैं वो रिलायबल हैं, विश्वसनीय हैं, ऑब्जेक्टिव हैं। ठीक है भैया। तो ये था वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। और दोस्तों इसी के साथ आपके सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, सारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, अजम्पशंस, पोस्टुलेट्स खत्म हो जाते हैं। अच्छे लगे? पढ़ के समझ में आया काफी कुछ? एक दो क्वेश्चंस ट्राई कर लेते हैं, आ जाओ। During the lifetime of an entity, accounting produce financial statements in accordance with basic accounting concept. कौन सा है वो accounting concept? हमारे बिजनेस की पूरी लाइफ में जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रोड्यूस करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब जो हम साल के एंड में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, और साल के एंड में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए हम कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं भैया? कंजर्वेटिज्म तो हम पूरे साल ही फॉलो करते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल ऐसा कोई प्रिंसिपल नहीं था, अकाउंटिंग प्रिंसिपल तो सारे ही हैं। क्या बचा? मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट ही कहता है साल के एंड में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते वक्त एक्सपेंसेस को रेवेन्यूज के साथ मैच करना है, ताकि उस साल का, उस पर्टिकुलर ईयर का प्रॉफिट या लॉस आपको अच्छे से पता चल जाए। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, इसीलिए मैंने क्वेश्चंस भी इनकॉर्पोरेट करे हैं यहां पर इस वीडियो के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, if a firm believes that some of its debtors may default, it should act on this by making sure that all possible losses are recorded in the books. अगर किसी फर्म को लगता है कि कुछ उसके डेटर्स बदतमीजी कर सकते हैं, पेमेंट देने से चूक सकते हैं, तो वो फर्म इस फैक्ट को रिकॉर्ड करेगी, इस पॉसिबल लॉस को रिकॉर्ड करेगी। किस अकाउंटिंग कंसेप्ट के हिसाब से? ये किस कॉन्सेप्ट का एग्जांपल है? तो भैया ये प्रूडेंस का एग्जांपल है, क्योंकि प्रूडेंस ही हमें सिखाता है कंजर्वेटिज्म। अपने बिजनेस को कंजर्व करो, आने वाले प्रॉफिट को मत रिकॉर्ड करो, लेकिन आने वाले लॉस के लिए तैयारी आज ही कर लेनी है। अगला, अ कंसेप्ट दैट बिजनेस एंटरप्राइज विल नॉट बी सोल्ड और लिक्विडेटेड इन द नियर फ्यूचर इज कॉल्ड क्या? एक कॉन्सेप्ट जो हमें सिखाता है कि आने वाले समय में हमारा बिजनेस बंद नहीं हो जाएगा, हम अपना बिजनेस किसी और को बेच नहीं देंगे, दुकान हम किसी और को अपनी। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? तो बता दो फटाफट से कौन सा कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट है जी गोइंग कंसर्न अजम्पशन, जो कहता था ना कि बिजनेस चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, हम खर्च हो जाएंगे लेकिन बिजनेस कभी खर्च नहीं होगा। सर अगला जो टॉपिक मैंने आपको बताना है वो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। आप में से काफी बच्चे हैं जिनके स्कूल टीचर्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का टॉपिक साफ साफ बोल देते हैं कि आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो बेकार में अपनी एनर्जी को ऐसी जगह पर आप मत लगाना जो एग्जाम में ही नहीं आने वाला। अपने स्कूल टीचर से पूछ लेना, क्योंकि 11th में देखो सीबीएसई का तो इन्वॉल्वमेंट है नहीं, स्कूल टीचर अपने लेवल पे डिसाइड कर लेते हैं। इनफैक्ट हमारे यूटीज में, हाफ ईयरलीज में कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं ये भी स्कूल टीचर अपने हिसाब से +1 -1 कर लेते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मैं आपको बता दूं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और प्रिंसिपल्स में फर्क है। प्रिंसिपल्स में आपको सारे बता चुका हूं, 12 13 14 जो भी थे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अलग चीज है, ये अकाउंट्स का कानून है असल में,
और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताते वक्त मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा, भारत के अंदर एक बॉडी है जिसको हम बोलते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ICAI बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये वही संस्था है, ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जो भारत के अंदर सीए की डिग्री प्रोड्यूस करते हैं। भारत के अंदर जितने भी लोग सीए हैं, आप भी हो सकता है आप में से भी कुछ लोग फ्यूचर में सीए बनना चाहते हैं, सीए का कोर्स करना चाहते हैं, तो 12वीं का कोर्स आपको इस वक्त सीबीएसई या यूपी बोर्ड या बिहार बोर्ड करवा रहा है, ऐसे सीए का कोर्स आपको करवाएगा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ICAI। और ICAI ही वो संस्था है जो भारत के अंदर अकाउंटेंट लोगों का लॉ बनाता है। अकाउंटेंट्स का भी एक कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए ना, वो ICAI बनाता है भारत के अंदर। इंडी एएस के नाम से उसको जाना जाता है। वो क्या है मैं भी आपको बता दूंगा 2 मिनट में। ये है जी ICAI इज द गवर्निंग बॉडी। ऑल राइट, चलो भाई अब पढ़ते हैं जरा इसके पीछे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के पीछे का क्या मुद्दा है, मैं आपको पहले शॉर्टकट में बताने की कोशिश करता हूं। अगर कोई कंपनी है जो इंडिया में भी बिजनेस कर रही है और उसी कंपनी की एक ब्रांच बाहर भी है, वो मल्टीनेशनल कंपनी है बेसिकली, तो अब उस कंपनी के जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं, अगर वो अपनी टोटल इनकम कैलकुलेट करना चाहती है फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब, जहां पर भी उसकी ब्रांचेस है अलग अलग, टोटल इनकम कैलकुलेट होनी चाहिए, तो आपको एक स्टैंडर्ड क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ेगा ना, इंडिया के अंदर भी और इंडिया के बाहर वाली ब्रांच में भी। समझ रहे हैं आप? इसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जरूरी है। पढ़ते हैं जरा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स। ये बातें नहीं है, ये बातें नहीं है, ये रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स हैं। बातें थी ये जो पीछे मैंने आपको पढ़ाई हैं, दीज आर तो रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स covering the aspects of recognition, measurement, treatment, presentation, disclosure of accounting transactions in the financial statements। किसी भी अकाउंटिंग डेटा को आपने कैसे मेजर करना है, कब रिकॉग्नाइज करना है, कैसे ट्रीट करना है, कैसे प्रेजेंट करना है और कैसे डिस्क्लोज करना है, इसके बारे में आपको ज्ञान देते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। आगे चलते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इज एन अथॉरिटेटिव स्टेटमेंट इशूड बाय ICAI। ये मैंने आपको पहले भी बताया। ICAI इज द प्रोफेशनल बॉडी ऑफ अकाउंटिंग इन आवर कंट्री। हमारी कंट्री के अंदर अकाउंटिंग की जो प्रोफेशनल बॉडी है वो ICAI है बेटा। ICAI से ऊपर कोई नहीं हमारी कंट्री के अंदर, अगर बात अकाउंटिंग की जाए तो। इसके बाद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इज टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी in different accounting policies in order to eliminate non-comparability of financial statements। नॉन कंपेरेबिलिटी की बात मैंने भी करी थी, जैसे मल्टीनेशनल कंपनी है, यहां पर भी उसकी ब्रांच है, बाहर भी उसकी ब्रांच है, अब वो इंडियन ब्रांच को बाहर वाली ब्रांच से अगर कंपेयर करना चाहती है तो उसके लिए यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। यूनिफॉर्मिटी आएगी स्टैंडर्ड्स फॉलो करोगे तो। जी, एनहांसिंग द रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिलायबल भी होंगी इसके लिए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वो नहीं है जो पिछले 1-1.25 घंटे से हम पढ़ रहे हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है मैं आपको बता देता हूं। ये है जी पूरी लिस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की, याद नहीं करनी है। 11th में ये लिस्ट आपको याद नहीं करनी है। 12th में भी एक आधा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको याद होना चाहिए, वो आपको आपका 12th का टीचर यानी कि मैं बता दूंगा। पर ये सिर्फ मैं ऐसे ही लिख के लाया था ये समझाने के लिए कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अलग चीज है। जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 1 बताता है अकाउंटिंग पॉलिसीज को कैसे डिस्क्लोज करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2 हमें बताता है इन्वेंट्रीज के बारे में, स्टॉक के बारे में, स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे करना है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3 बताता है कैश फ्लो स्टेटमेंट्स कैसे बनानी है, वगैरह वगैरह। तो कुल मिला के ये टोटल 20 के आसपास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मैंने यहां पर लिखे हैं। ठीक है। रेवेन्यू रिकॉग्निशन के बारे में बात है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 9 में। इनकम टैक्स के बारे में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 12 में बात है। समझ रहे हो आप बात? अब पक्का समझ में आया? तो ये था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में थोड़ा बहुत, ठीक है ना, थोड़ा बहुत, क्योंकि हमारे सिलेबस में उतना ही है। अच्छा, एक और चीज, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में आप सिर्फ इतना पढ़ लेना काफी है, इतना पढ़ लेना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में, मोर देन इनफ है। ठीक है भाई दोस्तों, इसी के साथ विदा लूंगा मैं आपसे इस सेशन से। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हमारी वीडियोस अगर अच्छी लगती हैं तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यार जरूर दें हमें, ठीक है। और किस किस ने ये वीडियो एंड तक देखी जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। कोई भी डाउट है, किसी भी कॉन्सेप्ट के ऊपर दोबारा वीडियो चाहिए, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, प्लीज बता देना।
मैं आपको बता दूं, ये वीडियो आपने देखी पीडब्ल्यू कॉमर्स वाला क्लास 11th के चैनल पर। इस बैच का नाम है पेस कॉमर्स बैच, विच इज अ कंप्लीटली फ्री बैच। और इस पूरी वीडियो के अंदर जो भी चीजें मैं लिखकर लाया था, जो भी लाल पीले पेन से मैंने रंग बिरंगी चीजें बताई या लिखवाई, ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे पीडब्ल्यू की ऐप में। पीडब्ल्यू की ऐप डाउनलोड कीजिएगा और ये जो पेस कॉमर्स बैच था ना, फ्री बैच, ये जो आपका फ्री बैच था, ये पेस कॉमर्स फ्री बैच, ये बैच आपको दिखेगा वहां पर हमारी पीडब्ल्यू की ऐप में। उस ऐप में जाइएगा, पेस कॉमर्स बैच में क्लिक कीजिएगा, वहां पर आपको इस वीडियो के जो नोट्स हैं वो पीडीएफ की फॉर्म में मिल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। ठीक है दोस्तों, पीडब्ल्यू एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराता है बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस में। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।